अब करते हैं ना विमल का एड भी, सुपरस्टार है ना शाहरुख खान, अजय देवगन, करते हैं। जब हम उन पे नहीं कमेंट करते। $1,00,000 से ज़्यादा की अर्निंग है 4 प्रोफाइल्स पे है 3.5-4 करोड़ रुपए, बड़ा रेवेन्यू है। डिजिटल मार्केटिंग का टाइम नहीं गया है, ठीक है, मार्केटिंग का टाइम कभी नहीं जा सकता। क्या लग रहा है एआई, मतलब जैसा लोगों में एक डर है कि एआई बहुत जॉब्स को खत्म कर देगा, कर देगा? इट इज़ नॉट अबाउट कि आप में कोई चीज़ करने का करेज है या नहीं। करेज आ जाता है अगर आपका मन हो तो, पहले मन होना चाहिए। हाँ शायद मुझे बहुत कुछ आता होगा, लेकिन मुझे सब कुछ नहीं आता। वो जो टीचर हमें बोल देते हैं कभी कभी मजाक में, कभी वो अकेले से साइड में बिठा के जब समझा देते हैं बेटा कुछ कर लो। आजकल के यंगस्टर्स बहुत सारी चीज़ें जिनको स्टार्ट करने से पहले रुक जाते हैं, ये प्रॉब्लम है। तो अगेन मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो प्रॉब्लम वाली चीज़ है ये कम्प्लीटली यहाँ है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अब एआई सीखनी चाहिए। Yes. डिजिटल मार्केटिंग का टाइम गया। पूरा सराउंडिंग भरा पड़ा है प्रॉब्लम से, नेगेटिविटी से, सब चीज़ों से, लेकिन आप तब तक सेल करोगे जब तक वो सारी नेगेटिविटी में से एक कुछ हिस्सा आपके दिमाग में ना चला जाए। Nobody can ever do or achieve something without team. To be a good public speaker. अरशद मेहता का डायलॉग, मुझे 100 लोगों की ऐसी सेना बनानी है। हाँ जी, है ना? हाँ बिल्कुल। वो टीम को ज़्यादा बेटर डिफाइन कर। Yes. भारत को माता के नाम से जाना जाता है, भारत माता कहते हैं, मगर हमारे समाज ने समाज को पुरुष प्रधान बना दिया, स्त्रियों को पीछे ढकेल दिया। मगर समाज में कुछ स्त्रियों ने जन्म लिया जिन्होंने समाज की स्थिति को बदलने का काम किया, जिसमें बड़े नाम हैं इंदिरा गांधी, कल्पना चावला, सरोजनी नायडू, लता मंगेशकर, साइना नेहवाल, साइना मिर्जा, इंदिरा गांधी, किरण बेदी, ऐसे बहुत सारे नाम हुए जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में समाज को बदलने की कोशिश की। आज बात इसलिए हो रही है क्योंकि आज हमारे शो पीओवी में एक स्त्री हैं, महिला हैं, और जिन्होंने अपने क्षेत्र में शायद काफ़ी आगे जाकर और उन रूढ़िवादी प्रवृत्तियाँ जो समाज में हमेशा से चलती रही हैं उनको तोड़कर जब इंसान आगे बढ़ता है तो वो काबिल तारीफ़ होता है। और उसकी बातचीत करने के लिए ही आज हमने पीओवी में इनवाइट किया है दिव्या गंडोत्रा मैम, जो कि अभी टेक क्षेत्र में काफ़ी आगे बढ़ रही हैं, और आज हम उनसे बात करेंगे, इसी बात पे चर्चा रहेगी कि कैसे वो यहाँ तक पहुँची हैं और आगे कुछ मुद्दों पे उनसे उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे। तो आपका स्वागत है पीओवी में। थैंक यू। हमारी ऑडियंस पहले यही जानना चाहती है कि कहाँ जन्म लिया आपने, और उसके बाद हम स्कूल पे आएंगे, तो वहीं से शुरू करते हैं। मतलब जैसा कि सब जानते हैं, माय नेम इज़ दिव्या गंडोत्रा एंड आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन जयपुर। उसके बाद एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली में मैं पली बड़ी, और सीडलिंग पब्लिक स्कूल, एक स्कूल जयपुर से ही मैंने मेरी 12th कंप्लीट करी। उसके बाद मैंने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करी, फिर एमबीए भी करा मार्केटिंग में। वहाँ पे बाद में जाएंगे। हाँ भी बहुत लंबा है वो। तो आपका बिल्कुल मतलब जो होम टाउन है वो जयपुर ही है? हाँ जी बिल्कुल, होम टाउन जयपुर ही है। पेरेंट्स पंजाब से बिलोंग करते हैं, बट हाँ मैं जयपुर में ही पैदा हुई थी और वहीं पली बड़ी, वहीं से मेरी स्कूलिंग हुई। कैसा है जयपुर? जयपुर मतलब सब जानते हैं कि बहुत ही सुंदर शहर है, उसको गुलाबी नगर भी बोला जाता क्यों है। कहते हैं पिंक सिटी उसको? क्योंकि अगर आप ओल्ड जयपुर सिटी में जाएंगे तो आप वहाँ देखेंगे कि वहाँ के जितनी भी जो भी दुकानें बनी हुई हैं, या वो जो पूरा ओल्ड सिटी जो बनी हुई है वो पिंक कलर से बनी हुई है। आई मीन पिंक पेंट है उस पर। हवा महल भी आप थोड़ा देखोगे तो वो पिंकिश शेड में आता है। तो पूरी ओल्ड सिटी इज पिंक कलर, जिसकी वजह से उसको गुलाबी नगरी कहा जाता है। तो ऐसे राजस्थानी फुल, आप राजस्थानी हो जाते हैं जयपुर? हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल। वहाँ से पूरी सरकार भी चलती है राजस्थान की। यस यस, तो कैपिटल सिटी है तो पूरा घूमा होगा जयपुर? बढ़िया। हाँ जयपुर तो बहुत बार घूमा है, एंड ऑनेस्टली खुद आप कभी घूमने नहीं जाते अपना शहर, बट बाहर से कोई आता है तो आप उनको घुमाने लेके जाते हो और तभी आप अपना शहर घूमते हो। हाँ जी, रिश्तेदार आता था कि घुमा, हाँ कि हमको लेकर जाओ, तो फिर वही हवा महल, नाहरगढ़। एक ही स्कूल से पढ़ाई करी? हाँ जी पूरा 12th तक। पढ़ाई में कैसी थी? पढ़ाई में बहुत अच्छी थी मैं, और एक अच्छी बात ये भी थी कि मेरे जितने भी रिश्तेदार थे उनमें ये बात पॉपुलर थी कि ये बहुत पढ़ती है और इसके अच्छे नंबर आते हैं, ये अच्छी है पढ़ाई में। अच्छा। मेरे भाई को थोड़ी डांट वाट भी पड़ती थी इस वजह से कि मतलब ये अच्छा पढ़ती है तो तुझे भी ऐसा कुछ करना चाहिए। बट हाँ पढ़ाई में अच्छी थी मैं, और
बहुत टॉपर काइंड ऑफ नहीं, बट हाँ ठीक है 80-85% तक आ जाते थे ऐसा। स्पोर्ट्स खेलते थे? हाँ मतलब आई वॉज नेवर एन एक्सपर्ट किसी भी एक स्पोर्ट में, ऐसा नहीं है कि इसमें एक्सपर्टीज थी मेरी, वो कभी क्या भी नहीं था। खेलने में मन लगता बट हाँ मैंने वॉलीबॉल भी खेला है फिर बैडमिंटन भी खेला है, और अगर इंडोर स्पोर्ट्स की बात करूँ तो टेबल टेनिस, चेस, सब कुछ ही खेला है। तो वैसे स्कूल के बाहर कभी खेला कोई स्पोर्ट्स? हाँ तो मैंने मतलब 11th और 12th में स्कूल को रिप्रेजेंट किया था स्टेट लेवल पे, तो उसमें मैं बास्केटबॉल खेलती थी, भले अच्छा। मेरी हाइट नहीं बढ़ी बट खेलती मैं बास्केटबॉल थी। हाँ तो क्या सिखाया आपको स्पोर्ट्स ने? क्योंकि आजकल स्पोर्ट्समैन को बहुत फॉलो किया जाता है इंडिया में। विराट कोहली की फैन फॉलोइंग हाँ वो तो हम सभी जानते हैं। हाँ लोग कनेक्ट करते हैं क्योंकि Yes. बचपन वहीं से गुजरता है खेल कूद से। तो क्या लर्निंग मिलती है? मुझे ऐसा लगता है कि स्पोर्ट्स या मैं पूरी स्कूलिंग की भी अगर बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें बहुत कुछ सिखाते हैं ये व्हेन इट कम्स टू सक्सेस एंड फेलियर। ठीक है, ये मैं क्यों बोल रही हूँ, उसका रीज़न ये है कि बहुत एक ऐसा सिनेरियो आजकल बना हुआ है वेयर यू हैव टू बी सक्सेसफुल। मतलब लोग पीछे पड़े हुए हैं इस बात के कि भाई अगर तुम सक्सेसफुल नहीं हुए तो तुम्हारी लाइफ खत्म हो जाएगी। ठीक है, वो एक थोड़ा सा माइंडसेट हो चुका है, जो सही गलत की बात नहीं है, लेकिन फैक्ट ये है कि हम शायद सक्सेस समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, सक्सेस अगर आप नॉर्मली देखोगे तो शायद बोला जाता है कि जब आप एक पीक पे पहुंच गए तो वो सक्सेस है, बट मैं नहीं मानती ऐसा। क्योंकि अगर सक्सेस पीक पे पहुंचना होता तो फिर ऐसा होता कि स्कूल में आप 100 पे पास होते और 0 पे फेल होते, बट ऐसा कुछ नहीं होता, आप 40 पे पास हो जाते हो। ठीक है, तो अगर आप 40 पे पास हो रहे हो दैट मीन्स दैट देयर इज समथिंग इन बिटवीन द जर्नी। तो हमें ये बहुत समझना पड़ेगा कि सक्सेस इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट इज़ अ जर्नी। अगर हम स्पोर्ट्स में जाएं या किसी भी प्रोफेशन में जाएं, किसी भी चीज़ में जाएं, हमें ये समझना पड़ेगा कि हम धीरे धीरे उस जर्नी में आगे बढ़ते हैं और सक्सेस हासिल करते चले जाते हैं। प्रेशर ज़्यादा फैमिली से शुरू होता है या सोसाइटी से? क्या चीज़? सक्सेस होने का प्रेशर फैमिली से शुरू होता है सोसाइटी से? आई थिंक ये फैमिली सोसाइटी आपको बहुत इन्फ्लुएंस करती है और आपके दिमाग में ऐसी चीजें जाती रहती हैं कंटिन्यूसली। शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत मुझे लगता है कि डाला जाता है, डिपेंड्स। अगर आपकी फैमिली थोड़ी सी ऐसी है कि हाँ ठीक है आपको एक लाइट माहौल देती है ग्रो करने के लिए, तो मुझे लगता है कि फैमिली से उतना प्रेशर नहीं। बट अगर आप देखोगे इनडायरेक्टली तो हाँ यस मैं बोलूँगी ये फैमिली से स्टार्ट होता है, बिकॉज वो प्रेशर कि आपको अच्छे नंबर लाने हैं, वो प्रेशर कि आपको इससे आगे जाना है, ये कंटिन्यूसली हमारे सिस्टम में है, जो फैमिली में भी है, टीचर्स में भी है। आपकी फैमिली कैसी थी? स्ट्रिक्ट नहीं, या एकदम स्ट्रिक्ट नहीं थी, या मैं ऐसा बोलूँगी कि हाँ 9-10 तक स्ट्रिक्ट थी। मुझे लगता है वो बहुत इंपॉर्टेंट था, बिकॉज तब आप में दिमाग नहीं होता, आप कुछ भी करते हो, कहीं भी जाते हो, किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हो। लेकिन एक टाइम के बाद दे हैड अ कॉन्फिडेंस कि जो कर रही है अच्छा ही करेगी। तो क्योंकि बिजनेस था तो देयर वर टाइम्स कि रात को 2 भी बजते थे, तो वो चीज़ उन्होंने कभी रोका नहीं कि हाँ ठीक है, उनको पता था कि काम ही कर रही है। वो कॉन्फिडेंस शायद मैं जीत चुकी थी अपनी जर्नी में, जिस वजह से वहाँ तक वो पहुँचे कि हाँ ठीक है। तो स्ट्रिक्ट नहीं थी, बट हाँ शरारती थे स्कूल में? मैं हाँ क्या कोई याद है ऐसी शरारत जो आज तक स्कूल की मेमोरीज में? बहुत बेसिक चीज़ें, वॉशरूम में बम फोड़ देना, किसी को भी कुछ भी कह देना, मतलब एक चाइल्ड होता है आपके अंदर जो मतलब हमेशा से था, आज भी है। मुझे लगता है दैट कीप्स यू अलाइव। कोई टीचर याद है स्कूल का जिसने उस टाइम ज्ञान दिया हो, समझाया हो, है ना, जो लाइफ में जुड़ जाते हैं हमेशा के लिए? हाँ मेमोरीज हैं बहुत सारी। अगर मैं स्कूल की बात करूँ तो स्कूल में बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जहाँ पे एक चीज़ है जो मेरे दिमाग में रही हमेशा। मेरे एक टीचर ने एक लाइन बोली थी कि what you know is a drop and what you don't know is an ocean। आप जितना जानते हो वो सिर्फ एक बूंद है, और आप जो नहीं जानते वो पूरा समुंदर है। सो वो मेरे दिमाग में हमेशा रहता था, which
kept me being in a learning attitude कि हाँ अभी मुझे बहुत कुछ सीखना है. मैं किसी भी फील्ड में हूँ, हाँ शायद मुझे बहुत कुछ आता होगा लेकिन मुझे सब कुछ नहीं आता. तो कभी ऐसा होता था कि क्लास में हम बहुत हीरो बनने की कोशिश करते थे, तो वो ये लाइन हम पे मारते थे. क्या नाम था उन मास्टर का? यार नाम शायद मुझे ध्यान नहीं है अब, बिकॉज इट्स बिन लाइक मोर देन 15-20 ईयर्स. बट हाँ ये एक लर्निंग थी जो मेरे साथ रही, एंड आई थिंक बहुत हेल्प करा इस लर्निंग ने मुझे आगे बढ़ने में. वो कनेक्ट हो जाती है ना. हाँ वो कनेक्ट, वो दिमाग में बैठ जुड़ जाते हैं वो वही मैं जानना चाह रहा था कि जो स्कूल की अक्सर बातें होती हैं जी, वो जो टीचर हमें बोल देते हैं, कभी कभी मजाक में, कभी वो अकेले से साइड में बिठा के जब समझा देते हैं बेटा कुछ कर लो, तो वो चीजें शायद जिंदगी भर इम्पेक्ट डालती हैं. हाँ अरे जैसे टॉपर होते हैं, हीरो बनते हैं, दूसरों को बुली करते हैं, तेरे नंबर नहीं आते मेरे नंबर आते हैं, तो उन टॉपर्स को वो ये लाइन मारते थे. तो हम जो थोड़ा मतलब यू नो एज आई वॉज नॉट अ टॉपर, ठीक है 80-85 नंबर ठीक है, तो मुझे लगता था हाँ यार कितनी सही बात है ये कि 40 वाला भी मोटिवेटेड है, मेरे जैसा 80 वाला भी मोटिवेटेड है, और 95 वाला धरती पे है कि हाँ ठीक है भाई तुझे बहुत कुछ आता होगा, बट ऐसा नहीं है कि तुझे सब कुछ आता है. तो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड इफ यू वांट टू ग्रो एंड यू नो बीइंग इन दैट फॉर्म कि हाँ मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है. स्कूल खत्म हो रहा था जी, आगे क्या प्लान किया था स्कूल में? मतलब जैसे अक्सर पूछा जाता है क्या बनना चाहते हैं, क्या होता था जवाब? ऑनेस्टली मतलब जब मैं स्कूल में थी मुझे बस ये पता था कि यार मुझे साइंस मैथ्स लेनी है और इंजीनियरिंग करनी है. मुझे करनी है या नहीं करनी वाली बात नहीं थी. बात ये थी कि बहुत सुनते थे कि इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, यही सब सुनते थे, और मुझे मैथ्स साइंस बहुत पसंद थी. ये मेरे वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट्स थे. दैट इज़ द रीज़न मैंने साइंस मैथ्स ली और फिर इंजीनियरिंग के लिए ऑप्ट किया. तो मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि मेरा कुछ बहुत मन था एंड थिंग्स लाइक दोस. आप इन्फ्लुएंस होते हो सोसाइटी से कि हाँ जो आप बहुत ज़्यादा सुनते हो, एक फैंटेसी होती है बचपन में कि एस्ट्रोनॉट बनना है एंड थिंग्स लाइक दोस. तो ये वो था कि हाँ ठीक है इंजीनियरिंग करेंगे, तो साइंस मैथ्स ली, इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया. बट आज के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो सोसाइटल प्रेशर और फ्रेंड सर्कल का प्रेशर, ये सबको मिक्स करके जो हम डिसीजन ले लेते हैं, साइंस कॉमर्स कुछ भी, ये मतलब पर्सनल रिसर्च और आज जितनी चीज़ें अवेलेबल हैं उन पर ना जाके आज कितना बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं डिसीजंस लाइफ को, आपको लगता है? हाँ मुझे ऐसा लगता है कि बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं ये. एंड उसके अलावा मुझे ऐसा भी लगता है कि कई बार, हाँ ठीक है ये मैं मानती हूँ, जब मैंने इंजीनियरिंग करी तब उतना यूट्यूब, उतना रिसर्च, ये सब उतना पॉपुलर नहीं था. मतलब इंटरनेट ही उतना पॉपुलर नहीं था कि आप क्विकली जाओगे एक जगह पे और सर्च करोगे कि आपको क्या बनना चाहिए. मतलब शायद जब मैंने स्कूलिंग कंप्लीट की थी मुझे ये भी नहीं पता था कि कोई यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है, उससे आईएएस बनते, आरएएस बनते, मुझे कुछ भी नहीं पता था ये सब. एक वो डाला गया कि इंजीनियरिंग एंड आई जस्ट वेंट विद द फ्लो. तो हाँ बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है ये चीज़. आज के ज़माने में काफ़ी बेनिफिट है बिकॉज यू कैन जस्ट गो ऑनलाइन एंड सर्च फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड फिगर आउट वेदर यू वांट टू डू दिस और यू वांट टू डू दिस. सो दैट्स व्हाट आई थिंक. 12th कंप्लीट करने के बाद साइंस ले ली थी आपने, एंड देन कॉलेज की तरफ जाते हैं, तो क्या किया कॉलेज में? कॉलेज में ओके तो 4 साल इंजीनियरिंग, उसमें फर्स्ट ईयर थोड़ा मेरा कॉलेज थोड़ा काफ़ी स्कूल जैसा था, यूनिफॉर्म भी थी. तो ऐसा नहीं था कि कुछ भी पहनो कुछ भी करो, यूनिफॉर्म थी हमारे कॉलेज में पूरे 4 साल, ठीक है. एंड वेंसडे थर्सडे को आप कैजुअल्स में आ सकते थे. अच्छा. ठीक है 2 दिन आप कैजुअल में आ सकते थे, बाकी पूरा वीक मंडे टू सैटरडे आपको कॉलेज मतलब यूनिफॉर्म में आना होता था. ठीक है तो ठीक है कॉलेज स्टार्ट किया. शुरू में थोड़ी प्रॉब्लम भी आई, डिफ़िकल्ट लगी, सब्जेक्ट्स लाइक मैकेनिक्स एंड ऑल थोड़ा डिफ़िकल्ट लगा, बट हाँ ठीक है कॉलेज काफ़ी अच्छे से हो गया. सब में पास भी हो गई मैं, और कोई बैक नहीं कुछ नहीं, एकदम 100% इंजीनियर कंप्यूटर साइंस में बाहर निकली. तो फर्स्ट ईयर थोड़ा ऐसा था कि आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू कोप अप विद द फैक्ट कि मुझे सुबह 5 बजे उठना है, मेरी 6 बजे बस आ जाएगी क्योंकि मेरा कॉलेज 1.5 घंटा दूर है, तो मैं 7:30-8 के बीच कॉलेज पहुंचूंगी, 4 बजे छुट्टी होगी एंड 8 to 4 कॉलेज होता था. 4 बजे छुट्टी होगी, फिर हम वहाँ से निकलेंगे, हम 6-6:30 तक घर पहुँचेंगे. तो आई डिड नॉट हैव दैट हैबिट ऑफ यू नो डूइंग दिस फॉर द
होल डे एंड देन रिपीटिंग इट फॉर द कंप्लीट वीक। तो हाँ, वो एक हसल था। एंड देन मेरी लाइफ में कॉर्पोरेट इन्फोकॉम प्राइवेट लिमिटेड की एंट्री हुई। दैट College वाज, life में नहीं? हाँ जी। सो ये बात है थर्ड ईयर की। तो पहले 2 साल आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट कि यार ओके। तो मैं एक चीज़ बताती हूँ कि कॉलेज टाइम से मुझे एक चीज़ हमेशा अंदर थी, दैट आई हैव टू डू समथिंग फॉर माई फैमिली। मुझे हमेशा से ऐसा लगता था कि यार शायद मेरी फैमिली को वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही जो वो डिज़र्व करते हैं। मेरे माँ बाप ने मेरे लिए इतना कुछ किया है। देयर वॉज अ टाइम, मतलब जब मेरा कॉलेज में एडमिशन होना था इनफैक्ट, तब देयर वॉज अ टाइम माई फादर लॉस्ट हिज जॉब। तो तब बहुत डिफ़िकल्ट भी निकला फीस देना एंड एवरीथिंग, बट माई मदर मैनेज्ड समहाउ। तो मुझे ये चीज़ बहुत बॉदर करती थी कि यार मुझे कुछ तो करना है एंड एज सून एज पॉसिबल करना है। ये हमेशा से अंदर था। एंड देन थर्ड ईयर में कॉर्पोरेट इन्फोकॉम प्राइवेट लिमिटेड मैंने ज्वाइन किया। उसकी भी एक स्टोरी ऑफकोर्स आगे मैं आपसे डिस्कस करूँगी, बट या कॉलेज वॉज a good adventure between studies and enjoyment and new friends, completely new environment and of course work. कॉलेज में जो जैसे सोचा था कि पर डे नए कपड़े, एंट्री, वो जो हमें फिल्मों ने दृश्य दिए हैं सोचने के कि कॉलेज लाइफ ऐसी हो, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, उसके बाद बहुत सारी फिल्में जिनमें दिखाया जाता है, तो वो सब नहीं था। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो जो भी दिखाया जाता वो है फैसिनेटिंग चीजें सिर्फ फिल्मों के वो लिए। सिर्फ फिल्मों के लिए। कॉलेज वैसा नहीं होता है, वो कुछ ज़्यादा ही है। मतलब हाँ, इससे ऑफकोर्स मैं मानती हूँ कि थोड़े बहुत लिबर्टी वाले कॉलेजेस भी होंगे, बट जो दिखाया जाता है वैसा तो बिल्कुल नहीं होता। तो जब कैजुअल्स पहनने को होता था तो स्पेशल लगता होगा। हाँ, मतलब वो अच्छे दिन होते थे कि हाँ, यू हैड टू डिसाइड एक रात पहले कि कल हम क्या पहनेंगे। तो वो एक हमेशा फैंटेसी रेगुलर होती रहे है। कॉलेज। हाँ, कॉलेज हमारा ऐसा था कि अगर 75% अटेंडेंस नहीं होगी किसी भी सब्जेक्ट में, ओवरऑल नहीं, अगर किसी भी सब्जेक्ट में नहीं है 75% अटेंडेंस, आप वो एग्जाम नहीं दे सकते। क्या नाम था कॉलेज का? पूर्णिमा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जयपुर ही। जयपुर, तो यस। थर्ड ईयर आ जाते हैं, CIPL की एंट्री होती है। हाँ जी। कैसे हुई एंट्री, क्या था? तो ऐसा था कि ढूंढ तो मैं रही थी कुछ, आई वॉन्ट टू डू समथिंग, आई वॉन्ट टू डू समथिंग। तो मेरा एक कज़न है, उससे ऐसा कुछ नहीं था, 2-3 साल में बात नहीं हुई थी। सडनली मे बी उनको कहाँ से मेरी याद आई मुझे भी नहीं पता, बट हाँ, उनका कॉल आया मेरे पास एंड उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे एक सेमिनार है एंड उसमें यू विल लर्न अबाउट IT। मैं ऑलरेडी इंजीनियरिंग कर रही थी, सो यू लर्न अबाउट डिजिटल मार्केटिंग एंड आई वॉज लाइक हाँ, दिस इज़ समथिंग आई वॉज लुकिंग फॉर। तो मैंने सेमिनार अटेंड किया और बहुत सारी चीज़ें उसमें मुझे सीखने को मिली सेमिनार में, और मुझे ऐसा लगा कि हाँ यार, ये कुछ है जो मैं कर सकती हूँ एंड ये कुछ है जिससे मैं आगे कुछ बन सकती हूँ। तो मैंने वो स्टार्ट किया और स्टार्ट करने के बाद जर्नी कुछ ऐसी थी कि जब मैंने स्टार्ट किया देयर वॉज नो गर्ल आई कुड इवन लुक अप टू, क्योंकि सेमिनार में भी सब लड़के थे, ठीक है, और मोस्टली मैंने देखा कि हाँ, लड़के ही कर रहे थे। और मैं मतलब मैंने जब एंट्री की तो मैं आई वाज लाइक कि हाँ ठीक है, कोई लड़की भी आई है ना। अदर और लड़कियां थी थोड़ी बहुत, बट बहुत एक्टिवली काम नहीं करते थे। पहली लड़कियों वाली या सिर्फ मैं ही लड़की हूँ? यार ये सिर्फ मैं ही लड़कियों वाली तो मुझे कभी आई ही नहीं। हाँ, मतलब नहीं आती थी ये वाली फीलिंग। इनिशिएटर हूँ पहली। हाँ, वो वाला लगता था मुझे कि हाँ यार चलो ठीक है, आई कैन बी समवन हु गर्ल्स कैन लुक अप टू, है ना। मुझे कोई नहीं दिख रहा, ठीक है, बट मुझे देख सकते हैं सब कि हाँ यार चलो, एक सिक्योरिटी वाली फीलिंग उनको आ सकती है। मैं उनको एक अच्छी जगह दे सकती हूँ काम करने के लिए, मैं उनको एक अच्छा एनवायरनमेंट दे सकती हूँ। एक मतलब ऐसा नहीं है कि बट एक अगर आप छोटा बिल्कुल छोटा सा उस पर माइंडसेट पे जाओगे तो उनको होता है कि यार कोई लड़की नहीं है, मैं कैसे कर पाऊंगी। बट हाँ ठीक है, मुझे ऐसा लगता था कि हाँ ठीक है, इजी होगा लड़कियों के लिए थोड़ा, अगर मैं कुछ कर पाती हूँ तो। वो लगता है कि जब हम एक एनवायरनमेंट में जाते हैं तो वहाँ सेफ फील करने की इंसान कोशिश करता है, मगर वो हर जगह सेफ फील कर नहीं सकता, कुछ जगह अनसेफ रह के भी आगे बढ़ना होता है। हाँ तो वो जब आप वहाँ गए तो पहले ज्वाइन करना थोड़ा टफ था, स्टार्ट करना टफ था, फैमिली मान गई थी इसे? फैमिली का मानने का पॉइंट नहीं था, पैसे नहीं थे, ठीक है। उस टाइम पे जैसा मैंने आपको बताया, इंजीनियरिंग भी थोड़ा डिफिकल्टी हो रहा था, फीस वगैरह।
बट हाँ somehow मेरी फैमिली थोड़ी ऐसी है कि मैंने बोल दिया तो देवर लाइक कि अब कुछ करना पड़ेगा, इसको चाहिए तो, एंड वो इमीडिएटली उन्होंने कहा कि ठीक है आप ज्वाइन करो। कर लिया मैंने ज्वाइन। फैमिली की तरफ से कुछ नो वो नहीं था, देवर लाइक शी वांट टू लर्न समथिंग तो ऑफ कोर्स शी शुड। तो हाँ वो डिफिकल्टी नहीं है, बट हाँ लोगों को आती होगी, मैं समझती हूँ बहुत प्रॉब्लम आती होगी, कुछ भी स्टार्ट करना है नया तो बहुत दिक्कत आती होगी, है ना। लेकिन फिर अगेन मेरे को ऐसा लगता है कि यार अगर इट इज़ नॉट अबाउट कि आप में कोई चीज़ करने का करेज है या नहीं, करेज आ जाता है अगर आपका मन हो तो, पहले मन होना चाहिए। तो जितना भी लोग ये बोलते हैं कि यार मैंने इस वजह से नहीं किया या मैं इसलिए नहीं कर पाया या ये रीजंस थे जिस वजह से, तो मैं ऐसा बोलती हूँ कि यार बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप फैमिली सोसाइटी के अगेंस्ट जाके करते हो क्योंकि आपका मन होता है वो करने का, तो आप कुछ भी कर सकते हो। फिर वो आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सी चीज़ में करेज दिखाना है एंड कौन सी चीज़ में आप करेज नहीं दिखाना चाह रहे। सो आई थिंक ये थोड़ा इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आप खुद कितना सीरियस हो किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेके। बट आजकल के यंगस्टर्स बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको स्टार्ट करने से पहले रुक जाते हैं। ये प्रॉब्लम है, मनी नहीं है, सपोर्ट नहीं है, ये फैमिली नहीं है, बहुत सारे रीजंस आते हैं। सो हाउ डू यू थिंक कि उन्हें कैसे डील करना चाहिए इस सिचुएशन को? ओके तो जैसे आपने 2-3 चीज़ें बोली, एक एक पे बात करती हूँ। पहले आपने बोला कि यार ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। तो अगेन मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो प्रॉब्लम वाली चीज़ है ये कम्प्लीटली यहाँ है। कुछ प्रॉब्लम यार आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जिनके हाथ पैर नहीं हैं और वो मोटिवेशनल स्पीकर हैं। आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जिनका मे बी ऐसी लड़कियां मिलेंगी जिनकी फैमिली ख़त्म हो गई, हस्बैंड को कुछ हो गया एंड उन्होंने ज़िम्मा उठाया अपनी पूरी फैमिली आके लेके जाने का। अरे आप कोई भी प्रॉब्लम उठाओगे उससे बड़ी प्रॉब्लम्स दुनिया में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं। तो अगर वो लोग आगे बढ़ सकते हैं तो आपको अगर कोई चीज़ रोक रही है तो वो सिर्फ आप यहाँ से रुक रहे हो। एक चीज़ मैंने पढ़ी थी कहीं तो कि देखो आप प्रॉब्लम बोल लो, आप नेगेटिविटी बोल लो, दुनिया भरी पड़ी है प्रॉब्लम से और नेगेटिविटी से, ठीक है। लेकिन वो तब तक आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती जब तक वो आपके दिमाग में ना घुसे। जैसे इसका वो एग्जाम्पल कैसे रिलेट किया था जहाँ मैंने पढ़ा था उसमें कि एक शिप है, ठीक है। अब भाई पूरा समंदर में पानी पानी है लेकिन वो शिप तैरेगा जब तक वो पानी उसके अंदर ना चला जाए, ठीक है। वैसे ही पूरा सराउंडिंग भरा पड़ा है प्रॉब्लम से, नेगेटिविटी से, सब चीज़ों से, लेकिन आप तब तक सेल करोगे जब तक वो सारी नेगेटिविटी में से एक कुछ हिस्सा आपके दिमाग में ना चला जाए। तो आई थिंक वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप यहाँ से खुद को सॉर्टेड रखो। अगर आप यहाँ से सॉर्टेड हो, आपका माइंडसेट सॉर्टेड है, तो छोटी मोटी प्रॉब्लम आप यूं झेलोगे। लाइफ में बहुत जगहें ऐसी आती हैं जहाँ बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं ना, आपने खुद वो फेस करी हैं। मतलब मैं अगर किसी की भी लाइफ उठाऊंगी वो मेरे को बता देगा कि मैम देखो ऐसा था, उसमें मैंने ऐसा किया तो सब सही हो गया। तो बहुत उसने भी बहुत चीज़ें खुद से सही होंगी। तो ये एक बहुत छोटी सी चीज़ है जहाँ मुझे लगता है आप इजीली वो प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हो। बहुत लोगों को देखता हूँ जो बहुत बड़े सपने लेके चल रहे हैं, कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, बट काम करने की बारी आती है, ऑफिस बहुत दूर है, रात को 8 बज जाते हैं, अंधेरा हो जाता है, बहुत लेट हो जाता है, फैमिली मना कर रही है इतना दूर मत जाओ, अकेले मत जाओ, अकेले कैसे करोगे, अकेले सेफ नहीं है। जब मतलब बड़ा भी बनना है और सपने भी देखने हैं, बट ये छोटी छोटी चीज़ों से अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लेना है, रोक लेना है। कैसे कैसे उन यंगस्टर्स को हम क्या मैसेज दे सकते हैं? या देखो मैं अगर आपको अपनी लाइफ बताऊं, मैंने ज्वाइन किया कॉलेज में, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि 8 बजे से कॉलेज शुरू होता था, 2 घंटे दूर था, 6 बजे बस आ जाती थी और मैं 8 to 4 कॉलेज अटेंड करना कंपलसरी। अटेंडेंस की दिक्कत, आप कुछ नहीं कर सकते, आपको जाना ही पड़ेगा। आप 6 साढ़े 6 घर आ रहे हो, मैं 6 बजे घर आती थी। मेरी मम्मी, मैं आपको बताती हूँ, मम्मी को पता था कि ये 6 बजे घर आएगी और इसको इंस्टेंट काम पे जाना होगा, ठीक है। मम्मी खाना बना के रखती थी, ठीक है, और कपड़े निकाल के रखती थी। मैं मतलब ऑब्वियसली कपड़े चेंज करती थी, तो मैं कपड़े पहनती थी
और मम्मी खाना खिलाती थी, मतलब मम्मी साथ साथ खिलाती थी और मैं फटाफट चेंज करती थी कि मम्मी जाना है, और मम्मी फटाफट खुद ही खिला देती थी क्योंकि उनको पता था लेट हो रही है ये, इसको जाना होगा। और मैं 6 से 11-12 बजे तक काम करके मैं 12-1 बजे तक घर आती थी, 1-आध घंटा कॉलेज के असाइनमेंट्स करती थी, 2 बजे अराउंड मैं सोती थी और अगेन सुबह 6 बजे उठ जाती थी, 5 बजे। मैंने शायद कॉलेज लाइफ 3-4 घंटे सो के ही निकाली है। तो आप मुझे बताओ, जगह तो यहाँ भी नहीं है काम करने की, कहाँ है भाई? सुबह से शाम तक कॉलेज है, आप कब काम करोगे? ठीक है, तो पहला तो पॉइंट ये है जो ये चीज़ बोलते हैं कि मैनेज नहीं हो रहा, कॉलेज के साथ नहीं हो रहा, टाइम नहीं है या थिंग्स लाइक दोस। 1 2 जो आपने बोला कि अकेले कैसे करोगे, 8 बज गए, 9 बज गए और वो सब चीज़ें, यार देखो ये मैं लड़कियों के केस में फिर भी थोड़ा मान लूँगी, है ना। उसका रीज़न ये है कि समटाइम्स अगर मैं ये सोचूं कि यार पेरेंट्स शायद गलत नहीं है, उनको इनसिक्योरिटी है अपने बच्चों को लेके कि यार उसको कुछ हो ना जाए, सेफ नहीं है, फलाना है एंड ऑल दोज थिंग्स, एंड होता भी है, हम देखते हैं रोज़ कि क्या हो रहा है ना। बट उस केस में मुझे ऐसा लगता है 2 चीज़ें, 1 you need to have someone you know with to whom you can rely upon। आप किसी पे रिलाई कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कोई हो ही, लेकिन आपको अपनी सेफ्टी के लिए जो भी मेजर्स लेने हैं वो आपको लेने पड़ेंगे, क्योंकि आप ये नहीं बोल सकते कि यार है ना पेरेंट्स तो कुछ भी बोलते हैं, अरे उन्होंने भी दुनिया देखी है, ठीक है, तो उनके भी कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें, मैं हर चीज़ में उन्हें भी सही नहीं बताऊंगी। रीज़न बीइंग कि बहुत जगहें ऐसी हैं जहाँ काम नहीं करने दिया जाता बिकॉज ऑफ ऑर्थोडॉक्स रीजंस। तो अगर हम उन ऑर्थोडॉक्स रीजंस को एक बार साइड में रखें और इस पीओवी से हम सोचें कि भाई उनका भी दिमाग में थोड़ा सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू है, तो वो हम कैसे टैकल कर सकते हैं वो इम्पॉर्टेंट है। कि हाँ यार अगर आप कहीं जा रहे हो, है ना, अरे ये तो आप देखोगे कि ठीक है आप बस में हो या आप ऑटो में हो, तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखो। आजकल और भी सिक्योरिटी मेजर्स आ गए हैं, लोकेशन शेयरिंग एंड एवरीथिंग। मेरे टाइम पे वो भी नहीं होता था, मतलब इतना नहीं था कि हाँ ठीक है सबको पता है आपकी लोकेशन कहाँ है। आपको कहीं भी जाना होता था आप रास्ता पूछ के जाते थे, इतना नेविगेशन इतना प्रोमिनेंट नहीं था, मतलब इतना पॉपुलर नहीं था। तो आज वो चीज़ें हैं, तो आप कम्युनिकेट कर सकते हो ऑल द टाइम, यू नो, आप कॉल पे रह सकते हो, आप रास्ते में हो तो आप कहीं पहुंच रहे हो तो आप अपनी फैमिली को इंटीमेशन दे सकते हो कि आई हैव रीच्ड सेफली। तो ये थोड़े मेजर्स आपको लेने पड़ेंगे, बट अगेन इसको आप एक्सक्यूज़ की तरह हैंडल ना करके एक प्रॉब्लम को देख के सॉल्यूशन की तरह हैंडल करो, तो मेरे ख्याल थोड़ा ईजी है आगे बढ़ना। वरना आपने आपको एक्सक्यूजेस दोगे तो फिर सक्सेस एक्सक्यूजेस तो आप कितने भी दे सकते हो, कितनी बार भी दे सकते हो। बहुत बार आप देखोगे कि जी मैम आज खांसी हो गई, आज जुकाम हो गया तो मैं नहीं कर पाऊँगा या मैं नहीं कर पाऊँगी, ठीक है। मैं देखती हूँ कि यार मेरे पापा को आज भी ये डर होता है कि मैं एक छुट्टी ले लूँगा और उनके पैसे कट जाएंगे। उनको फीवर भी होता है, वो एक गोली लेके कैसे करके काम पे जाते हैं। अरे तो हमारे पेरेंट्स, अच्छा वो ये क्यों कर रहे हैं, हमारे लिए कर रहे हैं ना। तो हमारे पेरेंट्स अगर हमारे लिए इतना कुछ कर सकते हैं तो थोड़ा बहुत तो मुझे लगता है हमें भी करना चाहिए और हम भी कर सकते हैं। तो जो एक्सक्यूजेज है वो आप किसी भी लेवल के दे सकते हो। आपको ऑनेस्ट एक ही जगह पे रहना है, वो है खुद से। आपकी ऑनेस्टी खुद से है। अगर मैं आपको कितनी भी बकवास बातें बोल दूं, मुझे अंदर से पता है ना सच क्या है, तो फिर आप उसके रिजल्ट के लिए भी तैयार रहो। आपको पता है कि अगर आपने कहीं डिसऑनेस्टी करी है सामने वाले के साथ नहीं, खुद के साथ, तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस गलत आ सकते हैं आपकी ग्रोथ में, आपकी सक्सेस में, आप जो बनना चाहते हो या आप जो भी करना चाहते हो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। देन यू हैव टू बी रेडी कि हाँ आप ही वो थे जिसने उस टाइम वो हरकतें करी थी, खुद के साथ ऑनेस्टी नहीं दिखाई थी, तो फिर अब आप उस ऑनेस्टी का भुगतो फिर रिजल्ट। और क्या। तो कैसे CIPL की जर्नी फिर आगे कैसे बढ़ रही थी? आपने स्टार्ट कर लिया था, काम करना शुरू किया, कैसे धीरे धीरे वो आगे जा रही थी वो बताइए। ओके, सो इट वाज अ वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस लर्निंग विद अर्निंग वाला, ठीक है। शुरू में मतलब जब स्टार्ट किया बहुत कुछ सीखने से स्टार्ट किया, एंड इवेंचुअली इट टर्न्ड आउट टू बी अ ग्रेट प्लेटफॉर्म वेयर आई वाज मेकिंग माई सेल्फ डिजिटली एजुकेटेड, वेयर आई वाज ग्रूमिंग माई सेल्फ, जहाँ मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा था,
जहाँ ऑफ कोर्स आई वाज अर्निंग मनी एज वेल। तो ये सारी चीज़ें इवेंचुअली धीरे धीरे होती गई। शुरुआत ऑफ कोर्स लर्निंग से हुई और उसके बाद ये सब ऐड ऑन होता गया। मैं मतलब हाँ ठीक है, मैं एक कॉन्फिडेंट लड़की थी, लेकिन जब भी ऐसा कुछ होता था कि मुझे किसी के सामने खुद को प्रेजेंट करना है, तो एक नर्वसनेस जो शायद हर एक इंडिविजुअल में होती है, वो मेरे अंदर बहुत ज़्यादा थी। स्टेज फियर बहुत ज़्यादा था और वो, मैं ये नहीं बोलूँगी वो ठीक हुआ, वो गायब हो गया। मतलब मुझे पता ही नहीं चला वो कैसे सब चीज़ें चली गई। एंड आई वॉज अ गर्ल जो पता नहीं कितने हज़ारों लोगों के सामने भी बिना डरे खड़े हो सकती थी, बोल सकती थी, खुद को एक्सप्रेस कर सकती थी। ये पहले नहीं था। तो वो जो एक कॉन्फिडेंस था उसने इतनी जगहों पर मेरा हेल्प की। जैसे जब कॉलेज के टाइम पे हमारे 4th ईयर में जैसे प्लेसमेंट कंपनीज आती हैं, है ना, तो प्लेसमेंट कंपनीज हर कॉलेज में, हमारे जो फर्स्ट प्लेसमेंट कंपनी आई वो इन्फोसिस थी, ठीक है। एंड आउट ऑफ 800 स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट 68 वर सिलेक्टेड। 800 बच्चे थे, 800 में से, हाँ, उसमें से 68 के आसपास सिलेक्ट हुआ एंड आई वाज वन ऑफ देम। एंड उसका रीज़न ये था कि हाँ ठीक है, एप्टीट्यूड टेस्ट ये सब तो क्लियर करा ही, लेकिन वो जो ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू वाला राउंड था वो मैं क्लियर ही इसलिए कर पाई बिकॉज मुझे कहीं ना कहीं ये पता था कि अगर कोई चीज़ मुझे नहीं भी आती होगी तो मैं उसको इस तरीके से प्रेजेंट कर सकती हूँ कि सामने वाले को लगेगा कि हाँ ठीक है, मतलब शी नोज थिंग्स एंड शी कैन डू वेल। वो कॉन्फिडेंस मैं सामने वाले को इजीली दे पाती थी और वो एक बहुत बड़ा रीज़न था। इनफैक्ट मेरा बहुत सारी कंपनीज में सिलेक्शन हुआ, ऑन कैंपस ऑफ कैंपस मेरा सिलेक्शन हुआ, ठीक है। आई डिड नॉट गो फॉर द जॉब, वो मेरी पर्सनल चॉइस थी, बट हाँ सिलेक्शन हुआ, उसका ये रीज़न था। एंड प्लस CIPL में एक चीज़ जो मैंने बहुत ज़्यादा सीखी वो ये थी कि आप बहुत सारे लोगों के साथ एक जगह पे कैसे काम करते हो। आज भी मैं ये चीज़ बोलूँगी, टुडे ऑल्सो आई एम नथिंग विदाउट माई टीम। आप अपनी टीम के बिना कुछ भी नहीं हो। एंड ये सब कुछ, मतलब CIPL में एक बात बोली जाती थी हमेशा कि टीम का फुल फॉर्म होता है TEAM, दैट इज टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। और ये जो फैक्ट था, ये ऐसा छपा मेरे दिमाग में कि यार अगर आपको बड़ा बनना है तो आप शायद बन सकते हो, लेकिन अगर आपको सच में लाइफ में एक स्टेबिलिटी चाहिए जहाँ पर आप, हर्षद मेहता का डायलॉग, मुझे 100 लोगों की ऐसी सेना बनानी है। हाँ जी, है ना? हाँ बिल्कुल, वो टीम को ज़्यादा बेटर डिफाइन करता है। यस, तो टीम वर्क मुझे CIPL ने सिखाया, जहाँ पर मुझे पता है कि यार किसी भी शायद कल के बच्चे की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है, या मेरे जो भी मैनेजर्स हैं या जो भी मेरे सीनियर्स हैं उनको कैसे उनके साथ कैसे आगे बढ़ना है, ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ से सीखी। तो जैसे आप बोलते हो ना कि स्टीव जॉब्स के एक इंटरव्यू में उन्होंने ये चीज़ बोली, डॉट्स कनेक्ट। तो ये वो चीज़ है, आपके सारे डॉट्स कनेक्ट होंगे। आपकी कोई भी चीज़ जो आप सीख रहे हो, जैसे बहुत लोग बोलते हैं ये मेरे किस काम का है, नहीं, आप भगवान नहीं हो, आपको नहीं पता वो अभी आपके किस काम का है, लेकिन आपको फ्यूचर में ये ज़रूर पता चलेगा कि वो चीज़ आपके किस काम की थी। सो वट एवर अपॉर्चुनिटी यू गेट टू लर्न समथिंग, टू बी एट अ न्यू प्लेस, टू लर्न फ्रॉम अ न्यू प्लेटफॉर्म, गिव इट अ ट्राई। मतलब मैं ये बोलूँगी कि आपको खुद नहीं पता कि कौन सी जगह आपके लिए एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होगी, क्योंकि आप शायद सोचोगे यार ये तो मुझे नहीं लग रहा कि मेरे किसी काम का है, लेकिन आपको नहीं पता कि वो चीज़ आपकी लाइफ में कैसे पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगी, एंड डेफिनेटली करती है। तो टीम वर्क एक ऐसी चीज़ है जो मैं आज भी बोलूँगी, nobody can ever do or achieve something without team। जब आप CIPL में काम करते थे तो आपके कई वीडियोज हैं जो यूट्यूब पर वायरल होते हैं। एक अच्छे पब्लिक स्पीकर के रूप में भी आपने अपने आप को प्रेजेंट किया लोगों के सामने। जी। टू बी अ गुड पब्लिक स्पीकर, वो आपकी शेर व शायरियाँ भी बहुत मतलब यूट्यूब पे रहती हैं, लोग देखते हैं, प्यार देते हैं। तो वो कैसे करते थे वो एक अच्छा बेहतर वक्ता बनना? ओके, तो इसमें मैं ये चीज़ बोलूँगी कि द फर्स्ट डे व्हेन आई वाज ऑन स्टेज वो बहुत बुरा था। आई मीन आई वाज कॉन्फिडेंट बट आई हैड नथिंग टू से। मेरा जो एक्सपीरियंस था अल्टीमेटली
ये एक ऐसी चीज़ है जो आपके साथ बड़ी होती है आपके अंदर। आप धीरे धीरे बड़े बनते हो, आप धीरे धीरे अच्छे बनते हो, आप धीरे धीरे सीखते हो कि आपको क्या चीज़ कम्युनिकेट करनी है, क्या चीज़ डिलीवर करनी है, क्या नहीं करनी। तो हाउ टू बिकम अ गुड पब्लिक स्पीकर, इस पे 2 things। 1, बी कॉन्फिडेंट एंड प्रैक्टिस इन फ्रंट ऑफ द मिरर। शायद ये हज़ारों लोगों से आपने सुना होगा, बट ये सुनने की बात नहीं है, सच में करने की बात है। कि आप सच में मिरर के सामने प्रैक्टिस करो एंड यू विल सी योर सेल्फ चेंजिंग। एंड सेकेंड, जस्ट फेस इट। मतलब जब भी आप गए हो, जहाँ पर भी आप हो, फेस करो उस चीज़ को, उस जगह को, एंड धीरे धीरे आपके अंदर इतने इम्प्रूवमेंट्स आएंगे। जैसे मैंने आपको उस टाइम बोला ना कि यार वो ठीक नहीं हुआ पब्लिक फियर, वो गायब हो गया। और वो गायब कैसे हुआ? बिकॉज आई वॉज देयर एवरी अदर डे। मैं रोज़ वो चीज़ कर रही थी, तो मुझे पता चला कि यार मैं वो करते करते उसमें बहुत अच्छी बन गई। तो कंसिस्टेंसी इज़ द की। कंसिस्टेंसी आप किसी भी चीज़ में दिखाओगे तो आप ग्रो कर जाओगे। इट इज़ नॉट अबाउट पब्लिक स्पीकिंग ओनली, इट इज़ अबाउट बीइंग कंसिस्टेंट। अगर आप कंसिस्टेंट हो, अगर आप किसी चीज़ को लगातार कर रहे हो, डेफिनेटली देयर वुड बी अ डे व्हेन, अगेन मैं बोलूँगी कि आपको सब कुछ हमेशा नहीं आ सकता, बट देयर वुड बी अ डे यू वुड बी बेटर देन योरसेल्फ, यू वुड बी बेटर देन अ लॉट ऑफ अदर पीपल ऑफ दैट कम्युनिटी। आप डिजिटल फील्ड से आती हैं और डिजिटल मार्केटिंग को भी काफ़ी प्रमोट करती हैं। यस। तो लोग कहते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग इज़ लाइक अ सी। यस। वो बहुत बड़ी चीज़ है, वो बहुत गहरी चीज़ है। देयर आर न्यूमरस थिंग्स जो उसके अंदर आती हैं। तो आज कितना फ्यूचर है डिजिटल मार्केटिंग में, और आज के यंगस्टर्स को अगर परस्यू करनी है तो क्यों करनी चाहिए? ओके सी, इस पे मैं बहुत एक बिल्कुल छोटी सी बात बोलूँगी कि यार मार्केटिंग आज नहीं है दुनिया में। ये मार्केटिंग गेम आज नहीं आया है, ये चल रहा है बरसों से। देयर इज़ अ वेरी, अगर मैं बोलूँ कि बड़ा ही सिंपल कर दूँ अगर किसी भी बिजनेस को या किसी भी प्रोसेस को, तो वो प्रोसेस क्या है? एक प्रोडक्ट है या सर्विस, कुछ भी आप दोनों में से एक चीज़ पकड़ लो, प्रोडक्ट या सर्विस, पहले ये हो गई, ठीक है। फिर उसकी मार्केटिंग है और फिर उसके ऑपरेशंस है। ये बड़ा सिंपल सा एक फॉर्मूला है। ऑफ कोर्स उसके बाद और चीज़ें उसमें अटैच हो जाती है, फिनेंस आ जाता है, HR आ जाता है, टीम बिल्डिंग होती है, ये सब चीज़ें होती है। लेकिन अगर मैं बेसिक प्रोसेस देखूँ तो बेसिक प्रोसेस क्या है? प्रोडक्ट है, उसकी मार्केटिंग है एंड उसके ऑपरेशन है। अब आप उसको आफ्टर सेल सर्विस बोलो, उस प्रोडक्ट के अपडेशन बोलो, कुछ भी बोलो, लेकिन यही घूम फिर के प्रोडक्ट मार्केटिंग इसके बीच में चीज़ें हैं। नाउ मार्केटिंग कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। जो अब डिजिटल मार्केटिंग का इतना ट्रेंड आया, दैट इज बिकॉज देयर वाज अ ट्रेडिशनल मार्केटिंग एंड देयर इज डिजिटल मार्केटिंग। व्हाई डिजिटल मार्केटिंग हैज़ नाउ बिकम प्रोमिनेंट इज मार्केटिंग हर उस जगह होगी जहाँ जनता है। बिल्कुल सीधा सा फैक्ट है। आप अपने प्रोडक्ट को किसको दिखाओगे? अपनी ऑडियंस को, जिनको आपको वो सेल करना है या जहाँ पर भी आप उसको प्रमोट करना चाहते हो, करेक्ट। और वो जो जनता है आजकल वो है ही सबसे ज़्यादा इंटरनेट पे। आप बच्चा उठा लो 10 साल का, उसको भी फ़ोन यूज़ करना आता है, यूट्यूब देखना आता है, इंस्टाग्राम चलाना आता है। आप 50 साल के अंकल उठा लो, वो भी आजकल फेसबुक, इंस्टाग्राम पे खुद की अपडेट्स डालते हैं। सो नाउ डिजिटल मार्केटिंग हैज़ बिकम प्रोमिनेंट। द रीज़न बिहाइंड दैट इज़ कि मार्केटिंग आपको लोगों को करनी है। लोग कहाँ हैं जी? इंटरनेट पे हैं। तो आपको डिजिटल मार्केटिंग तो आनी ही चाहिए। आप सिर्फ ट्रेडिशनल मार्केटिंग के साथ एक लिमिट तक ग्रो कर पाओगे, देन यू विल हैव टू expand your reach and your reach can only expand with the help of digital marketing. So सीखनी चाहिए, of course सीखनी चाहिए। अगर आप किसी भी प्रोफेशन में हो, किसी भी प्रोफेशन में हो आप, चाहे आप पर्सनली कंटेंट क्रिएट करते हो, चाहे आपका कोई बिजनेस है, चाहे आपका कोई ई-कॉमर्स स्टोर है, चाहे आप एक स्टूडेंट हो जो फ्यूचर में अपना करियर देखता है इन द मार्केटिंग फील्ड, किसी भी चीज़ में आप बिलोंग करते हो, डिजिटल मार्केटिंग इज ऑफ कोर्स इट इज़ नीडेड। आपको चाहिए। लोग कह रहे हैं कि अब AI सीखनी चाहिए। Yes. डिजिटल मार्केटिंग का टाइम गया। कितना सही है? डिजिटल मार्केटिंग का टाइम नहीं गया है, ठीक है। मार्केटिंग का टाइम कभी नहीं जा सकता। आपको AI सीखनी चाहिए अपने मार्केटिंग गेम को एनहांस करने के लिए। करनी आपको मार्केटिंग पड़ेगी,
AI से आपका मार्केटिंग गेम इन्हांस होगा। एक एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल आज से 3 या 4 साल पहले मुझे अगर मेरी एडवर्टीजमेंट किसी को दिखानी है तो मैं एक क्रिएटिव बनाऊंगी, मैं एक बहुत अच्छा कैप्शन लिखूंगी, मैं उसकी एड्स रन करूंगी एंड मैं उसको डिजिटली मार्केट करूंगी, ठीक है। मैं आज भी ये सब कर रही हूँ, लेकिन क्रिएटिव मैं किसी AI टूल के हेल्प से बना सकती हूँ। कैप्शन में ChatGPT, जैस्पर, क्लॉडी, जो भी आपको समझ में आता है उस टूल के थ्रू मैं कैप्शन लिख सकती हूँ। जो पूरा मार्केटिंग ट्रेंड है उसको मैं थोड़ा ऑटोमेट कर सकती हूँ, लेकिन अल्टीमेटली मार्केटिंग AI is the tool that will help you in acing your marketing game, in pacing your marketing game, कि आप उसमें और अच्छे होगे और फास्ट होगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ AI सीख के बैठ जाओगे। AI is इंडिविजुअली उसकी एप्लीकेशंस है बहुत जगह पे। AI का एप्लीकेशन फाइनेंस में भी है, ऑपरेशंस में भी है, मार्केटिंग में भी है, सेल्स में भी है, HR में भी है। तो AI को आपको अप्लाई करना है अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। दैट इज कम्प्लीटली 2 डिफरेंट थिंग्स। AI सीखना चाहिए, बिल्कुल सीखना चाहिए, लेकिन मार्केटिंग नहीं सीखनी चाहिए। नहीं, बहुत गलत जा रहे हैं हम। ये 2 बहुत अलग चीज़ें हैं। मार्केटिंग इज समथिंग दैट यू हैव टू बी अ मार्केटिंग, यू हैव टू बी अ लीड इन मार्केटिंग। अगर आपका अगेन जो भी मैंने चीज़ें बोली, चाहे आप स्टूडेंट हो, वो डिजिटल मार्केटिंग से भी पहले मार्केटिंग थी, डिजिटल मार्केटिंग के बाद में मार्केटिंग एग्जिस्ट करेगी। बट द पॉइंट इज कि क्या डिजिटल मार्केटिंग अब सीखना उतना इम्पैक्टफुल नहीं है जितना AI के टूल्स और AI टेक्नोलॉजी को समझ लेना है? नहीं, ऐसा नहीं है। आप AI टूल टेक्नोलॉजी समझ के उसको इम्प्लीमेंट कहाँ करोगे? हमें ये समझना पड़ेगा कि हम 2 ऐसी चीजों को कंपेयर कर रहे हैं जो कंपेयर नहीं करनी चाहिए। आई एम कंपेयरिंग अ मेल विद अ फीमेल, आई एम कंपेयरिंग डे विद नाइट, नहीं। आई एम कंपेयरिंग कार विद स्कूटर, नहीं। समझ रहे हो? मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर मैं कार में कंपैरिजन करूँ तो मैं पेट्रोल कार और इलेक्ट्रिक कार में करूँगी, है ना। मैं इलेक्ट्रिक कार और इलेक्ट्रिक स्कूटर में क्यों करूँगी, भले ही दोनों इलेक्ट्रिक हैं। आप समझ रहे हो मेरी बात? आपको बेस तो सेम रखना पड़ेगा ना। AI सीख के आप अपने मार्केटिंग गेम को एनहांस कर सकते हो, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग इसलिए इम्पोर्टेंट है, अगेन आप किसी भी एक बार को मैं बिना AI के ग्राफिक्स बना सकती हूँ, मैं बिना AI के कैप्शन लिख सकती हूँ, ठीक है। बिना AI के मैं इस तरीके से काम चला सकती हूँ, लेकिन बिना मार्केटिंग के मैं अपना प्रोडक्ट कंज्यूमर तक नहीं पहुँचा सकती। तो मार्केटिंग तो, डिजिटल मार्केटिंग तो आनी चाहिए। और डिजिटल मार्केटिंग ही क्यों आनी चाहिए? अगेन कनेक्टिंग टू माय पुराना पॉइंट कि जनता ही वहाँ पे है, तो आपको डिजिटल मार्केटिंग तो ऐसी चीज है जो पर जैसे पहले सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सीख लिया, हाँ जी, मैं मैन्युअली कर रहा हूँ, अब मेरे को AI टूल मिल गया जो सर्च ऑप्टिमाइजेशन करके दे रहा है, तो ऐसा नहीं हो गया कि अब इंसान मैन्युअली क्यों करेगा जब मेरे पास एक AI टूल है और मैंने उसको ऑपरेट करना सीख लिया, तो मैं अब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को किसने बोला कि AI पूरा SEO कर देता है? नहीं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, मैं एक एग्जांपल पे बात कर रहा हूं। हाँ, ओके। तो इसमें मैं आपको ये बोलूंगी कि जैसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, ठीक है, इट इज अ डीप गेम। हर कोई कंपनी फाइट कर रही है टू बी ऑन द टॉप 5 कीवर्ड्स, ठीक है। एक मान लो आप कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या कोई D2C स्टोर है जो अपैरल सेल करता है, सबको एक कुछ सेट ऑफ कीवर्ड्स पे टॉप पे आना है, जिसके पीछे बहुत सारी वर्किंग करनी पड़ेगी। ऑन पेज SEO, ऑफ पेज SEO, टेक्निकल SEO, लिंक बिल्डिंग, कंटेंट, ये सब कुछ करना पड़ेगा, है ना। ये सारी चीजें करने में AI आपकी हेल्प कर सकता है, इसको फैसिलिटेट कर सकता है, इसको फास्ट कर सकता है। लेकिन आपको ट्रिक्स ही नहीं पता, आपको टैक्टिक्स ही नहीं पता, आपको ये नहीं पता करना क्या है, तो आप AI से क्या करोगे? तो आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि भाई डिजिटल मार्केटिंग में मुझे करना क्या क्या होता है। आज मैं आपको बोलूं कि ये एक प्रोडक्ट है, इसको ब्रांड बना दो, आप कैसे बनाओगे उसको ब्रांड? आपको पता होना चाहिए ना कि ब्रांड कैसे बनेगा, ब्रांडिंग में क्या क्या जाता है, पीछे डिजिटल मार्केटिंग में पेड एडवर्टीजमेंट में क्या जाता है, अनपेड में क्या जाता है, ऑर्गेनिक में क्या जाता है, ये सारी चीज़ें कैसे वर्क कर रही हैं, ये पूरा वेब कैसे वर्क कर रहा है। जब तक हमें यही नहीं पता होगा तो हम AI टूल को यूज़ कैसे करेंगे, तो उनका यूसेज कैसे
इन चीज़ों को फास्टन अप करने में इट हेल्प्स, बट यू कैन नॉट बाईपास मार्केटिंग। आप AI से मार्केटिंग बाईपास नहीं कर सकते, वो तो आपको करनी ही पड़ेगी। ये पॉइंट है। क्या लग रहा है AI, मतलब जैसा लोगों में एक डर है कि AI बहुत जॉब्स को ख़त्म कर देगा, कर देगा? ऑनेस्टली ख़त्म नहीं करेगा, बट अगर आपने अपस्किल नहीं किया खुद को तो दिक्कत आएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूँ एक डिज़ाइनर की, ठीक है, आप कभी भी AI जो है ना, आप ये समझो कि आपको AI को प्रॉम्प्ट तो देना ही पड़ेगा। वो प्रॉम्प्ट ह्यूमन माइंड लगाएगा कि भाई उसको बताओगे तो सही ना आपको क्या चाहिए, ठीक है। वो बताने वाला दिमाग अगर आपका नहीं है, क्योंकि आप ट्रेंड के साथ नहीं चल रहे, तो फिर आपका जॉब जो है वो खतरे में है। एक डिज़ाइनर है ना, अगेन एक डिज़ाइनर है, वो पहले खुद डिज़ाइंस बनाता था, अब वो AI से बनवाता है। अगर आप मुझसे पूछोगे ना कि मैम क्या मैं AI को प्रॉम्प्ट देके डिज़ाइन बनवा सकती हूँ, नहीं, मुझे नहीं है नॉलेज कैसा फॉन्ट होना चाहिए, कैसा कलर होना चाहिए, मुझे उसको क्या प्रॉम्प्ट देना है, मुझे फाइनली कैसा डिज़ाइन चाहिए, ये मेरे दिमाग में नहीं आता। ये किसके दिमाग में आ रहा है? एक डिज़ाइनर के, जो क्रिएटिव है, जिसके लिए वो प्रोफेशन है, जिस पे वो काम कर रहा है पिछले इतने टाइम से, उसको पता है AI से क्या रिजल्ट निकलवाना है, मुझे नहीं पता, ठीक है। तो ये उसके प्रोसेस को फास्ट करेगा कि पहले जो चीज़ें वो खुद करता था, अब वो थ्रू एन AI टूल बिल्कुल कर सकता है। जॉब्स, हाँ, अगर आप पढ़ोगे देखोगे बहुत जगहों पे ये चीज़ें हो रही हैं कि जॉब साइडलाइन होती जा रही है, ह्यूमन को AI रिप्लेस कर रहा है, जो कि डेफिनेटली होगा अगर हम खुद को अपग्रेड नहीं करते तो। सो आई थिंक डिजिटल मार्केटिंग की बात कर ली, AI की बात कर ली, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो फैक्टर आता है, जो हम यंगस्टर्स की और आजकल तो यंगस्टर क्या हर इंसान की डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लाइफ को इम्पैक्ट जो चीज़ करती है, दैट इज सोशल मीडिया। आप कैसे देखते हैं सोशल मीडिया को, और इसका फ्यूचर अभी कितना लगता है, और आज कितना इम्पोर्टेंट रोल ये सोशल मीडिया हर इंसान की इंडिविजुअल लाइफ में रोल प्ले करता है? ओके, सी अगर मैं इसको थोड़ा डीपली देखूं, जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है, ऑफ कोर्स सबके ओपिनियन अलग हो सकते हैं इसमें, लेकिन सोशल मीडिया आप अगर उसका रूट कॉज देखोगे ना कि क्यों सोशल मीडिया इतना प्रिवेलेंट है, तो उसका रूट कॉज ये है कि यार लोगों को पसंद है कि लोग उन्हें देखें। आप समझ रहे हो, मैं क्या कर रही हूँ, मैंने कौन से कपड़े पहने हैं, मैं उस पर्टिकुलर इवेंट में कैसा दिख रहा था, ठीक है, ये सारी चीज़ें वो पोस्ट कर रहे हैं ऑन अ प्लेटफॉर्म जहाँ हज़ारों लोग उनको देख रहे हैं, या 100-200 जो भी उनके नंबर ऑफ फॉलोअर्स हैं उसके हिसाब से लोग उनको देख रहे हैं। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि भाई सोशल मीडिया जो है ना, वो आज एक इतना बड़ा सोर्स बन चुका है ऑफ टू थिंग्स। वन, शोइंग योर सेल्फ टू योर फॉलोअर्स और द ऑडियंस। जो आप सबको एक एक फ़ोटो नहीं भेजोगे ना, बट आपने एक जगह डाल दिया तो हो जाएगा सब, ठीक है। देखो कि कोई इंसान 2 मिनट खाली बैठा है, वो क्या करेगा? वो खाली नहीं बैठता, आप खुद, हाँ, वो फोन उठाएगा, इंस्टाग्राम खोलेगा, रील स्क्रॉल करेगा, एंड इट हैज़ अ वेरी ऑनेस्टली बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट है इसका, ठीक है। नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है? लोगों का पेशेंस ही खत्म होता जा रहा है, ठीक है। आप सोचो पहले हम इतनी लंबी लंबी मूवीज, वीडियो सब कुछ देख लेते थे, आज हमारी आदत वो बन चुकी है कि हमें 2 सेकंड में मजा नहीं आया, स्क्रॉल, 2 सेकंड में मजा नहीं आया, स्क्रॉल, 10-10 सेकंड में हम बोर हो जाते हैं कि यार खत्म कर, हाँ। तो ये वाली चीज बहुत हो गई है। एक मान लो मैं एक बात करती हूँ इंस्टाग्राम की, एक यूट्यूब की, एक ट्विटर की, ठीक है। इंस्टाग्राम क्या है जी, वो तो कम्प्लीटली सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है कि आप रील चलाई, सोशल मीडिया कम्प्लीटली। यूट्यूब आप देखोगे थोड़ा डिफरेंट है, इट इज़ ऑफ कोर्स अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट बट ऑल्सो अ सोर्स ऑफ एजुकेशन, ठीक है। आप उसमें सर्च भी कर सकते हो, आपको जो चाहिए वो कंटेंट ढूंढ सकते हो, एंड आप नॉर्मल यूट्यूब शॉर्ट्स भी स्क्रॉल कर सकते हो, वो इट इज़ अ मिक्स ऑफ बोथ। एंड ट्विटर को मैं एक बार थोड़ा इससे साइडलाइन करती हूँ, इट इज़ मोर ऑफ अ कॉन्वर्जेशनल प्लेटफॉर्म जहाँ पे यू आर
writing a text or tweet and then there is a discussion and things like that. पर फिर भी अब कोई भी चीज़ वहाँ पर होती है बहुत जल्दी वायरल होती है. सो सोशल मीडिया का जो आप बोल रहे थे ना कि भाई फ्यूचर, तो फ्यूचर ये है कि लोगों का एडिक्शन बढ़ता जा रहा है, ठीक है, एंड दिस इंक्लूड्स एवरीबडी. मैं आपको मेरी बात बताती हूँ. 3-4 हफ्ते पहले 2-3 महीने पहले मेरे को लगा कि यार मेरा हाथ तो इंस्टाग्राम पे जाता है बार बार, ठीक है, बार बार इन द सेंस कि मैं जब लास्ट में देखती थी कि मैंने कौन सी ऐप कितनी यूज़ करी, तो मेरा इंस्टाग्राम का काउंट आ जाता था ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटा, ठीक है, कि 1.5 घंटा इंस्टाग्राम चलाया पूरे दिन में. और वो कब चलता है भाई? सुबह वॉशरूम में चलता है, रात को सोने से पहले चलता है, नॉट इन बिटवीन द वर्क, बट उसके अलावा बीच में कभी टाइम मिला स्क्रॉल किया, ठीक है. मैंने मेरे फ़ोन पे सेटिंग्स चेंज करके ये लगा दिया कि भाई 15 मिनट से ज़्यादा मैं इंस्टाग्राम नहीं चला सकती. मतलब मैं अभी भी इंस्टाग्राम अभी आपको खोल के दिखाऊंगी तो उसमें नोटिफिकेशन आता है कि 5 मिनट्स रिमेनिंग, मतलब आज के आपके 15 मिनट कंप्लीट होने वाले हैं, ठीक है. ये मैंने लगा के रखा हुआ है, या अगर 15 मिनट हो जाते हैं तो वो बोल देता है टाइम आउट और इंस्टाग्राम में बंद कर देती हूँ. आप सोचो मुझे फोर्सफुली खुद के साथ ये चीज़ करनी पड़ी बिकॉज समवेयर I was getting maybe not addicted, but I was spending a lot of time on that platform and I don't think it was good for my not profession, मतलब मेरी लाइफ के लिए मुझे लगा नहीं ऐसा ही, तो मैंने वो चीज़ सेट करी. अब बात ये है कि चलो ठीक है, मैंने तो डायग्नोस करके सेट भी कर ली, लेकिन कौन कर रहा है ये? कोई नहीं कर रहा. सबको चलाना है इंस्टाग्राम, मुझे भी चलाना है. तो सोशल मीडिया अब एक ऐसी जगह बन चुकी है जहाँ हजारों लोग एक साथ इन्फ्लुएंस होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, एंड दैट इज द रीजन अगेन डिजिटल मार्केटिंग इज इम्पॉर्टेंट. एंड पीपल कैन सोशल मीडिया में शायद ऐप चेंज हो सकती है. कल फेसबुक चल रहा था, आज इंस्टाग्राम चल रहा है, स्नैपचैट भी चलता है, कल कुछ और चल सकता है शायद, लेकिन ये नहीं होगा कि खत्म ही हो गया. बिकॉज पीपल नीड अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट दैट इज हैंडी एंड आप हर कहीं जाके टीवी नहीं देख सकते, या आप हर कहीं जाके पूरा एक लॉन्ग फॉर्म वीडियो नहीं चलाओगे. आपको क्या चाहिए? हाँ बैठा हूँ, करूँ कुछ तो करूँ. तो वो जो चीज़, वो जो गैप है, वो जो फिल हुआ है ना, अब इट इज़ नॉट पॉसिबल कि वो चीज़ चेंज हो जाए. हाँ चेंज ऐप चेंज हो सकती है, बट आई डोंट थिंक कि ये वाली चीज़ अब हम कोई वापस उस टाइम पे जाएंगे जब when we are not using such things. So social media is going to play a vital role in anything, be it politics, be it profession, be it marketing, be it sales, be it operation, anything. पर जब ये चीज़ें स्कूल जाते बच्चे के हाथ लगती हैं और 3rd, 4th, 2nd, 1st क्लास का बच्चा शॉर्ट्स देख रहा होता है, रील्स देख रहा होता है. और मतलब जब शायद आपकी जनरेशन रही होगी तो 10th, 11th वो जगह रही होंगी जब फ़ोन मिलता होगा. क्योंकि मुझे भी याद है 8th, 9th के आसपास मुझे पहली बार फ़ोन मिला. तो वो जैसे जैसे अब गैप कम हो रहा है वो बिल्कुल नीचे तक पहुंच गया है. आजकल तो मॉम्स, पेरेंट्स मतलब बस टाइम दे पास देते हैं खुद दे ताकि देते हैं. हाँ. तो वो जब वहीं से वो बर्थ से वो कंजप्शन कर रहा है इन चीज़ों का, तो ये कितना इम्पैक्ट उसकी पर्सनैलिटी पे आगे चल के डालेगा और ये किस तरीके का माइंडसेट डेवलप करेगा. क्योंकि इंस्टाग्राम पे तो सर्च बार भी नहीं है, लिमिटेशन भी नहीं है, वो आपको हर तरीके का कंटेंट दिखा रहा है. और आज आपने जिस बच्चे को एडिक्ट कर दिया है शॉर्ट्स देखने, रील्स देखने के लिए, कल को वो क्या देख रहा है ये आपको नहीं पता. तो उसकी जो पेरेंटिंग हो रही है या उसकी जो ग्रोइंग अपब्रिंगिंग हो रही है तो वो फ्यूचर में उसको कैसे रिजल्ट्स देगी और किस तरीके का माइंडसेट डेवलप करती है. यार इसमें ना मेरा अभी लास्ट थोड़े दिन पहले किसी से डिस्कशन हो रहा था कि एनिमल देखी सबने, है ना. हमें मतलब मुझे कई बार बहुत बुरा लगता है कि यार हम जो कंटेंट देख के बड़े हुए हैं और आज की जनता जो कंटेंट देख रही है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है. आप क्या दिखा रहे हो उनको? आप ओपनली सेक्स दिखा रहे हो, आप वायलेंस दिखा रहे हो, आप ये सब चीज़ें दिखा रहे हो. हमने नहीं देखा भाई ये सब. हमने
बहुत ही डिसेंट चीज़ें देखी हैं, और वो भी उस टाइम कोई OTT नहीं थे, तो टीवी पे जब जो चीज़ मान लो KBC भी आ रहा है, यू विल हैव टू वेट फॉर द होल डे टू हैव दैट 1 घंटे का एपिसोड, करेक्ट। आज हाँ जी चलो कभी भी कुछ भी चला लिया है ना, OTT पे ओपनली सब कंटेंट अवेलेबल है, मूवीज़ में अवेलेबल है, एंड यू कैन नॉट स्टॉप अ चाइल्ड, इवन एनीबडी, टू नॉट लुक एट दैट कंटेंट, कि वो ना देखे ये नहीं हो सकता, वो उसको कंज्यूम ना करे ये नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं हमें यही चीज़ किसी तरह बिल्ड करनी पड़ेगी। आई एम नोबडी टू कमेंट ऑन दिस, बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि यार जो चीज़ें बन रही हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर एनिमली बन रही है, यार रणबीर कपूर एक ऐसा इंसान है जिसको पूरा देश फॉलो करता है, सब देख के उसको ऐसा लगता है यार ये बनना है हमको। एंड इंडिया में अगर आप देखोगे, इंडिया में 2 चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है किसी भी बच्चे को, बड़े को, एनीबडी। वन इज़ बॉलीवुड, अदर वन इज़ क्रिकेट, ठीक है। विराट कोहली अच्छी चीज़ें पास ऑन करेंगे, बच्चे अच्छी चीज़ें सीखेंगे, हम अच्छी चीज़ें सीखेंगे, हम सीखेंगे कि यार हमें ऐसा बनना है या हमें ये करना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर बॉलीवुड से नेगेटिव कंटेंट इतना प्रमोट हो रहा है, विच आई जस्ट सेड, कि आप ओपन सेक्स दिखा रहे हो, आप वायलेंस दिखा रहे हो, उनके लिए एक अल्फा मेल की डेफिनेशन हैज़ बिकम जो ये सब करता है, ठीक है। एक 12 साल के, 14 साल के, 15 साल के बच्चे में ये समझ नहीं है कि ये चीज़ सही नहीं है, उसको सही गलत के बीच में डिफरेंस नहीं पता, उसको बस ये पता है जी रणवीर कपूर कर रहा है तो फिर तो मुझे भी करना चाहिए, ये तो बढ़िया चीज़ है, मतलब मैं भी ऐसा बनना चाहता हूँ। तो आप क्या पास ऑन कर रहे हो अपनी जनरेशन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और मुझे लगता है उसकी वजह से बहुत। ऐसा नहीं है कि सोसाइटी भी एनिमल पे कमेंट करती है, बट मिर्ज़ापुर को एंजॉय करती है, जबकि वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही एनिमल। तो अगर बात करें मिर्ज़ापुर के सामने, तो सेक्स के मामले में हो, वायलेंस के मामले में हो, गालियों के मामले में हो, अब्यूजिंग, उससे कई अपर लेवल है, पर मिर्ज़ापुर को कोई नहीं कमेंट करता, कोई नहीं बोलता, कोई स्टैंड नहीं लेता। वहाँ पे लोग एंजॉय करते हैं। तूने मिर्ज़ापुर देखी, नहीं देखी, और जाके देख। तो ये मतलब ऐसा है कि अब वही मेरा कन्वर्सेशन था कि जब हमने बचपन से जो परोसा है, बचपन से रील्स देखी बच्चे ने, वो बड़ा ही हुआ रील्स देख के, उसको तो एनिमल पसंद आएगी ना, उसको तो मास एंटरटेनर मूवी चाहिए। अब डंकी आई, एनिमल का पहले दिन का कलेक्शन 50 करोड़ से ऊपर है। डंकी का जो मैसेज दे रही है, जो सोसाइटल फैमिली मूवी है, वो 30 करोड़ का कलेक्शन कर रही है, ऑडियंस जा ही नहीं रही है। तो ये तो ऑडियंस मैसेज दे रही है ना कि हमें क्या पसंद है। अब बात हम रणबीर कपूर की करें, डायरेक्टर करें, देखो बीइंग अ एक्टर उनका तो काम है ना, वो तो सेलेक्ट करेंगे ना। वो कल को हर इंसान ऐसा नहीं होता कि विमल का एड ना करे, है ना, वो पीछे हट जाए, ऐसे कम लोग ही होते हैं। अब करते हैं ना विमल का एड भी, सुपरस्टार है ना शाहरुख खान, अजय देवगन, करते हैं। जब हम उन पे नहीं कमेंट करते, बट हम ऐसी चीजों पे कमेंट करते हैं, तो ये मुझे लगता है डबल स्टैंडर्ड्स हो जाते हैं सोसाइटी के। आप एक जगह तो एंजॉय कर रहे हो, दूसरी जगह आप ये हो गया, वो हो गया, उसको लाके फिर आप स्टॉप कर रहे हो। और मिर्जापुर कितनी पहले आई, शायद 3-4 साल का डिफरेंस है, सबने एंजॉय करी है। मैंने ऑनेस्टली देखी नहीं है, बट हाँ ये पता है कि उस फुल ऑफ गालियां एंड फुल ऑफ, मतलब कॉलेज स्टूडेंट्स भी लाइक तूने मिर्जापुर नहीं देखी तो साइड है, तो सोसाइटी में मत रहे। सेक्रेड गेम्स बस जब सब आती हैं, तो अगर हमें ऐसा रोकना है तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले से ही हमें ऐसी चीज़ों को समझना होगा। और अब पेरेंटिंग पे बहुत ज़्यादा फिर ये टॉपिक चला जाता है कि जैसी परवरिश हो के आती है वैसी चीज़ें पसंद आती हैं शायद लोगों को। हाँ, अब यार देखो OTT पे यही सब चल रहा है, खुलेआम चल रहा है। हमारे टाइम पे अपने टाइम पे नहीं थे OTT, है ना, तो हमने नहीं देखी फालतू इतनी चीज़ें, बट अब वो चल रहा है तो सबको वो चाहिए। एंड हाँ, आपने बिल्कुल सही बात बोली, ऑडियंस ही डिसाइड कर रही है कि उनको क्या देखना है, लेकिन उस चीज़ को ऑडियंस को बताया किसने कि ये सब होता है, या ये सब कंटेंट भी ओपनली होता है। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग ब्लाइंडली US कल्चर को फॉलो करना चाह रहे हैं, विच इज नॉट राइट, क्योंकि हम US नहीं है। वन, हम वो देश हैं जो बहुत कल्चर ड्रिवन देश है, हम एक अच्छे कल्चर में बड़े होते हुए लोग हैं। आज ये अभी थोड़े दिन पहले वो इतना उनको वो शिवसेना के किसी उन्होंने गोली मार दिया हमारे शहर में, जयपुर में, ठीक है। अरे जयपुर इतनी पीसफुल सिटी है, मैंने नहीं देखा मेरे बचपन में ये सब ऐसे खुले। करणी सेना के अध्यक्ष को गोली मार दी।
हाँ करनी सेना, नॉट शिवसेना, सॉरी करनी सेना। अब ठीक है, ये हुआ, ये क्यों हो रहा है, ये एकदम से ये सब क्यों होने लग गया इतना? मुझे नहीं लगता कि ये सब पहले इतना इजीली होता था, या पहले ऐसे घुस के आप गोल, ये सब नहीं होता था पहले, बट आज ये क्यों हो रहा है? उसका रीज़न मेरे को लगता है यही है कि बहुत अनशन चीज़ें दिखाई जा रही है, ठीक है, कुछ भी दिखा रहे हैं जिसकी वजह से लोगों को पता चल रहा है कि हाँ यार इसमें मज़ा आ रहा है, एंड वो देख रहे हैं। ये मज़ा आ रहा है चीज़ ही ऐसी है, ये आपको नॉर्मल हैप्पी फैमिली वाली चीज़ों में आपके वो हार्मोनल चेंजेस ही नहीं होते हैं, आपके हार्मोनल चेंजेस ही ये सब देख के होते हैं, ठीक है, दिस इज साइंस। बट आप ये चीज़ ओपनली देख रहे हो तो वो इट इज़ नॉट पासिंग अ गुड मैसेज। वी आर नॉट US, वी आर अ कल्चर ड्रिवन कंट्री। हम वो लोग हैं जिन्होंने अच्छे संस्कारों से हम बड़े हुए हैं, हम हमारे माँ बाप का रिस्पेक्ट करते हैं, हम बहुत ध्यान रखते हैं सोसाइटी में लोगों का, एक दूसरे की मदद करते हैं। आपको कल को कुछ भी ज़रूरत है, मैं खड़ी हूँ या मेरे को है तो आप खड़े हो, ये बड़ा कॉमन है अपने यहाँ पे। तो मुझे लगता है उसी पे आगे बढ़ना चाहिए, और यही हमारे पुराण सब यही सारी चीज़ें सिखाते हैं। जो हम देख रहे हैं वो सब तो बिल्कुल भी नहीं सिखाते। मुझे लगता है शायद बात भी कम होती है इन टॉपिक्स पे, इंसान खुल के आते ही नहीं है। अगर जैसे सिनेमा में जब भी कोई फिल्म रिलीज होती है तो सेंसर बोर्ड होता है, वहाँ से पास होती है हर चीज़। OTT पे अभी कोई सेंसर बोर्ड नहीं है, तो वहाँ आपको आने वाला है आई थिंक, मतलब उस बट पे चर्चा चल रही है, उस पे आप कुछ भी परोस सकते हैं, लोगों को दिखा सकते हैं ना। तो जब बात होगी तो मुद्दा बनेगा तो आगे जाएगा। और शायद ये टॉपिक्स, आप न्यूडिटी की बात करें तो जितना इंस्टाग्राम परोस रहा है शायद कहीं पे भी नहीं, जितना हम रील्स में देख लेते हैं। तो वो कंटेंट क्रिएशन, जैसे आप कंटेंट मार्केटिंग में भी आप बड़ी एक्सपर्ट हैं, है ना, और आपने बड़ा लंबे समय से काम किया इस चीज़ में। तो मैं वीडियो फॉर्मेट के कंटेंट की बात करूं तो आजकल वो लोग उस कंटेंट को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं जहां वल्गैरिटी है। तो ये मुझे पता नहीं कि माइंडसेट किस तरीके का प्रिपेयर हो रहा है, बट ये बड़ा हार्मफुल लगता है कभी-कभी कि जो आज के यंगस्टर्स हैं उनको कहाँ पे लेके जा रहा है। ये है हार्मफुल, डेफिनेटली आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये हाँ ये हार्मफुल है, ये गलत मैसेज पास ऑन कर रहा है। एंड अगेन आई एम नो वन टू कमेंट। लड़कियां बिना कपड़ों की रील्स बना लेती हैं, बट कोई बात नहीं करता उस चीज पे। मुझे ऐसा लगता है बहुत कंट्रोवर्शियल बात है वैसे ये। बात करेंगे तो बात होगी, नहीं करेंगे तो नहीं होगी। हर इंसान दिमाग में यही थॉट रखेगा कि हम नहीं, कोई और करेगा तो कौन करेगा। सीधी सी बात है। खैर वापस आते हैं अपनी चीजों पे। आपने डिजिटल मार्केटिंग की बात करी, AI की बात करी, सोशल मीडिया की बात करी, आपने एमए टेक स्टार्ट किया। यस। क्या कहानी थी? बहुत ओके, तो मैं बहुत क्विकली बताती हूँ आपको। ये कॉलेज कंप्लीट हुआ, ठीक है, आई वाज अर्निंग वेल थ्रू CIPL, एंड देन उसके बाद ऐसा हुआ कि मुझे कुछ तो करना है, ठीक है। तो एमिया की स्टोरी ये है कि मैंने एमिया टेक्नोलॉजी स्टार्ट नहीं की थी, मैंने एमिनेंस अकेडमी स्टार्ट की थी। एमिनेंस अकेडमी वाज एन इंस्टीट्यूट हु यूज्ड टू कोच पीपल ऑफलाइन इन इंग्लिश, ठीक है। मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी थी, मैं कॉलेज में गोल्ड मेडलिस्ट थी इंग्लिश में, तो वो इंग्लिश कोच करते थे, मैं करती थी। एंड राइटर्स ट्रेन करना, यू नो, ब्लॉग्स और ये सारी चीज़ों में, बिकॉज मैंने CIPL से बहुत कुछ सीखा था, तो आई वांटेड कि मैं ये चीज़ प्रमोट करूँ। तो मैंने एमिनेंस अकेडमी बिल्ड करी थी जस्ट आफ्टर माई BTech। एंड एमिनेंस अकेडमी में 1 साल तक आई ट्रेन पीपल जिनको मैं ये सब सिखाती थी, ठीक है। ये जर्नी एमिनेंस अकेडमी वाली जो है, सब ऐसे पकड़ के हम 2-4 लोगों का भरवा दिया, ठीक है। एंड हुआ कि उसका तो एडमिशन नहीं हुआ, मेरा हो गया वो एप्टीट्यूड टेस्ट पास करके। एंड क्योंकि इट वाज द बिग कॉलेज, मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो MNIT था, बहुत रिनाउंड कॉलेज था। तो जब पेरेंट्स को पता चला इसका एडमिशन हो गया तो दे वर लाइक MBA कर, है ना। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, आई शुड गिव इट अ ट्राई। तो मैंने MBA करनी स्टार्ट करी। अब MBA करनी स्टार्ट करी तो इट वॉज नॉट पॉसिबल कि मैं वो कोचिंग कंटिन्यू करूँ, बिकॉज वो कम्प्लीटली ऑफलाइन थी। तो आई नीडेड समथिंग जो मैं फ़ोन पे या लैपटॉप पे कुछ कर पाऊँ, बिकॉज कॉलेज एंड फिर उसके बाद रात को पीपल वर हार्डली इंटरेस्टेड कि वो कुछ अटेंड करें, तो वो गिर रहा था बहुत। तो एमिनेंस अकेडमी मुझे क्लोज करनी पड़ी बिकॉज ऑफ MBA, एंड उसके बाद मैंने वो कंटिन्यू करा। एंड साथ में आई स्टार्टेड डूइंग ब्लॉग्स, राइटिंग एंड ऑल दोज थिंग्स
फॉर फ्रीलांसिंग। मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट करी थ्रू वेरियस फेसबुक से क्लाइंट्स लाना और वो सारी चीजें अपनी एमबीए के साथ। एंड देन वहां से यहाँ मुझे पे ये भी कवर कर लीजिए हाउ टू बी अ फ्रीलांसर। हाँ, ये मैं बिल्कुल आपको बताती कैसे हूँ। बने। हाँ, तो ये भी मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो ये जो चीज़ थी, मतलब मैंने वहाँ से फ्रीलांसिंग स्टार्ट करी मेरी जर्नी, एंड बहुत सारे क्लाइंट्स के लिए धीरे धीरे करके काम करा। उनको मेरे राइटअप्स अच्छे लगते थे। एंड एनीवे, तो एमिनेंस अकेडमी से EMI, एमिनेंस अकेडमी से AC करके बना MEI। ओके, ठीक है। सो आई नेम्ड माई दिस अकेडमी this company as MEI Technologies, और इसमें I decided that I will build websites for people because that's what I've learned in my जो मेरा टेक की जर्नी रही है उसमें। So I'll build website for people, I'll write content, I'll do digital marketing, SEO and everything, ये मुझे आता है। तो ये सबसे स्टार्ट किया। एंड MEI Technologies जब बनी तो मैं फ्रीलांसिंग करती थी। फ्रीलांसिंग की जर्नी आपको बताती हूँ। मैंने फर्स्ट टाइम अकाउंट बनाया अपवर्क पे, विच इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड प्लेटफॉर्म ग्लोबली फॉर फ्रीलांसर्स। ठीक है। एंड जब मैंने ये बनाया तो उसमें इनिशियली होता क्या है कि बहुत सारी जॉब्स होती हैं, आप उस पर बिड करते हो, बहुत सारे दूसरे फ्रीलांसर्स उस पर बिड करते हैं, एंड वन ऑफ द फ्रीलांसर्स विन दैट जॉब, तो किसी एक को वो मिल जाती है। अब मैंने अपवर्क पे बिडिंग स्टार्ट की तो यार रिप्लाई नहीं आते थे कोई, सब, क्योंकि मेरी प्रोफाइल थी विद जीरो अर्निंग और बाकी जो प्रोफाइल्स थी उन्होंने ऑलरेडी मान लो $50,000 का काम कर रखा है, $1,00,000 का काम कर रखा है, तो उन्हीं को प्रेफरेंस मिलती थी बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस एंड एवरीथिंग। ठीक है। तो मेरे को रिप्लाई नहीं आते थे एंड इट वाज वेरी डिसहार्टनिंग कि यार रिप्लाई नहीं आ रहे, मैं रोज की 10 जॉब्स पिच कर रही हूँ। सो व्हेन आई से 10 जॉब्स पिच करना, व्हाई इट इज 10 जॉब्स, बिकॉज आपको सबका सेपरेट कवर लेटर बनाना है, एक सैंपल करना है जो उनको पोर्ट्रे करना है, तो दैट इज अ रीजन व्हिच टेक्स लॉट ऑफ टाइम। तो मैं 12-14 घंटे में बिडिंग करती थी, मैं कॉलेज में भी बिडिंग करती थी, मैं रात को भी बिडिंग करती थी। ठीक है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसमें, वो ये है कि यार डिसहार्टनिंग तो देखो बहुत था। मैंने कम से कम 4 महीने लगातार बिड्स की होंगी और कोई रिजल्ट नहीं आएगा कंटिन्यूसली। बीच में ब्रेक्स आते थे, मान लो कभी एग्जाम है या फिर कुछ भी रीजन है, या मान लो मैं यही स्टडी कर रही हूँ कि मेरे रिप्लाई क्यों नहीं आ रहे, है ना, तो वो सारी चीज़ों में मान लो मैंने बीच में एक दिन बिड नहीं की, बट मैं कंटिन्यूसली बिड करती थी, है ना, और मुझे लगता था कि यार पता नहीं रिप्लाई क्यों नहीं आते। फिर क्या हुआ, एक बार की बात है, रात को 3 बजे कोई रिप्लाई आया, है ना, एंड मैंने वो देखा, मैं ऑल जगी रही थी, तो 3 बजे रिप्लाई आया, मैंने फटाफट रिप्लाई बैक किया और जैसे तैसे करके वो जॉब क्लोज हो गई। दैट वाज द फर्स्ट जॉब जो मेरी क्लोज हुई, एंड इट वाज समवेयर अराउंड $80 उस टाइम पे, 4-5 हज़ार रुपये, एंड इट वाज अ बिग डील फॉर मी। ठीक है। तो वो हो गई 4-5 महीने बाद मछली हाथ लगी थी। हाँ, ठीक है, तो वो क्लोज हो गई। अब मुझे ये गेम क्या समझ में आया, मतलब यू विल बी सरप्राइज टू नो दिस, मेरे को ये गेम समझ में आ गया कि रिप्लाई रात को आ रहा है 3 बजे। इसका मतलब क्या है कि मेरे जो मोस्टली प्रॉस्पेक्ट्स हैं वो US है, जिसका 12 घंटे का टाइम डिफरेंस है। मैं जो सुबह बिड्स कर रही हूँ वो शायद रात को देख रहे हैं। ठीक है। या फिर उन्होंने जो रात को जॉब पोस्ट की है, क्योंकि मैं सुबह बिड कर रही हूँ, मैं लेट हो रही हूँ, मुझे उसी वक्त रात को बैठ के बिड्स करनी है। तो मैंने अपना स्लीप साइकिल मैंने चेंज किया और मैं रात को बिड्स करती थी, एंड धीरे धीरे रिप्लाईज आने स्टार्ट हो गए। ठीक है। और अब मैं मान लो 2-3 बजे तक बिड्स करी, 8-9 बजे से शुरू करके 2-3 बजे तक मान लो बिड्स करी। उसके बाद मैं सोई हूँ, तो मेरा फ़ोन में अपवर्क का सेपरेट टोन सेट थी, ट्यून अलग थी बाकी व्हाट्सएप और उससे, वो बजती थी और मेरी नींद खुल जाती थी कि अपवर्क पे रिप्लाई आया है। एंड वो इतना स्ट्रॉन्ग हो गया था मेरे सबकॉन्शियस माइंड में कि अगर वो ट्यून बजेगी तो मैं उठ जाऊंगी, और मैं फटाफट उठ के, बिकॉज मुझे ये डर था कि मान लो मैं उस वक्त रिप्लाई नहीं करूँ, किसी और ने रिप्लाई कर दिया, मेरा तो हो गया तो मैं उसी वक्त फटाफट रिप्लाई करती थी, एंड आई यूज्ड टू बी वेरी क्विक एंड विन जॉब्स। ग्रेटफुल हूँ मैं इस चीज़ के लिए कि वो चीज़ काम करी, है ना। अब 2-3-4 बहुत सारी चीज़ें आप इससे सीख सकते हो। 1 बीइंग कंसिस्टेंट, 2 डू नॉट क्विट, 3 हिम्मत मत हारो, आएगा रिजल्ट, एंड फिगर आउट कि क्या दिक्कत है। बट ठीक है, वो काम किया, एंड टुडे आई हैव 4 प्रोफाइल्स
उन सब पे 100 मतलब $1 लाख से ज़्यादा की अर्निंग है 4 प्रोफाइल्स पे, ठीक है। सो इट्स मोर देन 400-500 के उन 4 प्रोफाइल्स को मिला के, अगर ऑलमोस्ट इंडियन करेंसी में बात करें 3.5-4 करोड़ रुपए हैं, 3.5-4 करोड़ रुपए, बड़ा रेवेन्यू है। हाँ। और वो आप फ्रीलांसिंग से कर रहे हैं? हाँ, वो मेरा वहीं से शुरू हुआ था एंड ऑफ कोर्स फिर टीम आई। आज तक हाईएस्ट पेड प्रोजेक्ट कितने का मिला यार बहुत मेरे को मतलब, तो इसमें ऐसा होता है एक कि सिंगल प्रोजेक्ट हाईएस्ट? हाँ, आप शुरू छोटे से करते हो, फिर वो आपको काम देते चले जाते हैं और वो, तो मेरा जो हाईएस्ट पे प्रोजेक्ट है वो एक कंपनी थी, मैं कंट्री नहीं बताऊंगी, बट वो जिस कंट्री से था उनका गेमिंग ऐप था, ठीक है, बेटिंग ऐप आप बोल सकते हो। तो उसके लिए हम लोगों ने कंटेंट किया था एंड दैट वाज ऑफ वर्थ मोर देन 70-80 lakhs एक प्रोजेक्ट, बट वो चला। आपको पता नहीं, हमें थंबनेल की हेडलाइन मिल गई, फ्रीलांस से कमाए 4 करोड़ रुपए, ऐसे ही डाल देंगे, लोग आ जाएंगे देखने के लिए, ऐसे होता है। हाँ। ये अच्छा है, मतलब लोग फ्रीलांसिंग को शायद हल्के में लेते हैं, तो आपने उसमें वो एक माइलस्टोन, हम लोगों ने पूरी टीम बिल्ड करी। अगेन मैं सोच रहा हूँ कि शुरू में मैं बिल्ड करती थी, टीम के बिना कुछ नहीं होता, टीम आपको चाहिए सब जगह पे, एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट कि एक अच्छी टीम बिल्ड करी हम लोगों ने साथ में। किसी भी चीज में फ्रीलांस से स्टार्ट किया जा सकता है, और जो प्रोसेस किया जा सकता है। आई कैन गाइड यू फ्रॉम द स्क्रैच कि भाई ये करना है और इससे हो जाएगा। कैसे मिलेगी गाइडेंस? वो तो आप अगर कोई अप्रोच करना चाहता हाँ बिल्कुल, ऑफ कोर्स इंस्टाग्राम पे आप डीएम करो तो मैं बता, लिंक दे देंगे हम। हाँ बिल्कुल मैं बिल्कुल बता सकती हूँ कि ये कैसे होता है, क्योंकि बिल्कुल सब कुछ ही आंखों के सामने किया है, तो हाँ पता है ये कैसे होता है। तो लगता था कि मतलब फ्रीलांस करके एक बड़ी चीज नहीं लगता था। मैं आपको बता रही हूँ वो 4-6 महीने इतने डिप्रेसिंग थे। देखो मैं आपको बता दूँ कि ये क्या दिक्कत है, जो आप पीयर प्रेशर वाली चीज़ बोल रहे थे, मैंने बहुत फेस किया। मेरे सारे फ्रेंड्स जिन्होंने जॉब ऑप्ट कर ली थी वो कमा रहे थे अच्छा खासा, एंड आई वाज नॉट अर्निंग एनीथिंग। आई वाज अर्निंग बट आई वाज यू नो बहुत स्केप्टिकल था कि मेरा फ्यूचर में क्या होगा, है ना, बहुत स्केप्टिकल था। पर जो भी आपने लाइन बोली है ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन है आज के कॉन्टेक्स्ट में। लोग ना जब कुछ करने निकलते हैं, अरे यार मेरा वो वाला दोस्त तो ये कर रहा है, अरे उसकी तो 40,000 रुपए आ रहे हैं, अरे उसने तो बड़ी एक्चुअली कैलकुलेट करती थी कि यार इसकी इतनी इनकम है, इतना खर्चा है, ये इतने बचा लेता होगा या बचा लेती होगी, मैं क्या कर रही हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं हो रहा। ओके, तो जब मैंने इन्फोसिस की जॉब नहीं ली थी, तो मेरी फैमिली, मेरे मतलब पेरेंट्स भी बेवकूफ है ये बेवकूफ मेरी एक्चुअली। हाँ, आप जो पूछ रहे थे कभी फैमिली से लड़ाई हुई है किसी बात पे, इस बात पे हुई है। मेरी ज्वाइन करने में नहीं हुई, मेरी कुछ भी लाइफ में करने में नहीं हुई, इस बात पे तो इतनी लड़ाई हुई है। मतलब मेरे पापा को लोग ये आके बोल देते थे कि हुआ ही नहीं होगा इनका, तो जॉब लगी नहीं होगी, बकवास करते हैं। और मैं ऑफर लेटर लेके बैठी हूँ 10 पेज पर, जिसमें क्लियरली लिखा है दैट आई हैव बीन कॉल्ड फॉर जॉइनिंग, बट मैंने वो नहीं लिया। तो वो ऐसे थे कि ये पागल है, ये कैसे इंडिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी में जॉब करने के लिए कैसे मना कर रही है, पागल हो चुकी है हमारी लड़की। तो इस चीज से हाँ बहुत मतलब मैं सोच के भी मुझे अब डर लगता है कि यार उस टाइम जैसे तैसे निकल गया वो वाला टाइम, बट मेरे घर पे बहुत देवर अगेंस्ट की क्या एमिनेंस एकेडमी फलाना ढिमकाना, ये कोई करने की चीज है क्या कर लेगी ये करके। पर मैं ऐसे थी कि जब एमटेक बनाई तब भी बोला, शुरू में बोला, मैं आपको बताऊं क्यों। एमबीए के साथ ठीक है मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की, ये जो आपको 3 जगह जो भी दिख रहा है टुक अ लॉट ऑफ टाइम, 4 साल लग गए यार, पर चलो ठीक है 4-5 साल एनीवे। लेकिन जब शुरू किया था तो मैंने जैसा आपको बोला वेब डिजाइनिंग और ये सब मैं करती थी, तो मैंने मेरे एक नोन थे काफ़ी अच्छे, उनके थ्रू मैंने वेब डेवलपमेंट स्टार्ट किया। आई वॉज नॉट स्ट्रॉन्ग इन प्रोग्रामिंग, मुझे प्रोग्रामिंग उतनी नहीं आती थी, बट मैंने वेब डेवलपमेंट उनके साथ स्टार्ट किया। तो उसमें क्या हुआ, अब क्लाइंट्स भी थोड़े बहुत आने लग गए, तो अब वो टेक टीम भी संभालते थे और क्लाइंट भी संभालते थे। तो एक दिन सडनली ऐसा हुआ कि वो मेरी टीम मेरे क्लाइंट लेके सब उड़ गए कुछ, हाँ रातों रात। मतलब इट वाज लाइक द अदर डे वी केम टू नो दैट वी हैव नथिंग, ठीक है। और उसमें हो ये चुका था कि
क्योंकि हमने कहीं से फंडिंग ली थी, तो एक साल मतलब ऑलमोस्ट 8-10 महीने हमारी कंपनी में हम लोगों ने एक साथ 25 लोग हायर कर लिए थे, उनको सैलरीज जाती थी, जो रेवेन्यू होता था उससे काफ़ी कम होता था, बहुत कम होता था। तो ऐसे ऐसे करके हम ऑलमोस्ट 30-35 लाख रुपए के डेट में चले गए थे। ये मैं आपको बता रही हूँ 2018 की बात। हम कंप्लीटली डेट में थे और हम ऐसे थे, हमारा पार्टनर उठ गया, ठीक है। व्हेन आई से हम, आई टॉक अबाउट मैं और मेरे को फाउंडर मिस्टर शिवम भटेजा। तो हम लोगों ने स्टार्ट साथ में एमिनेंस एकेडमी और एमबीए टेक्नोलॉजी स्टार्ट की थी। तो हम दोनों शॉक थे बिकॉज आई बिलोंग टू अ फैमिली जिसमें पीछे बहुत सारा पैसा नहीं पड़ा है, ही बिलोंग्स टू अ फैमिली जिसमें पीछे बहुत सारा पैसा नहीं पड़ा है। तो हम ऐसे थे कि अब इस 30 लाख के डेट का क्या होगा, और हम खत्म हो चुके थे, हमारी बैड बच चुकी थी, हम घर पे फेस नहीं कर सकते थे, हम किसी को बता नहीं सकते थे हमारे साथ ये हो गया है। और जो वो चीज होती है ना, अब तो घर वाले सही प्रूव हो गए कि गधी नहीं है जिसने, हम लोग पहले ही कहा था, तो मैं बिल्कुल भी नहीं बता सकती थी ये चीज घर पे। चलो जी, अब हो गया डेट। उसके बाद वो जो 27-28 लोगों की टीम थी, उसमें 22 लोग उड़ गए, 2 मैं और मेरे को फाउंडर, उसके अलावा 5 लोग और थे जिन्होंने ये स्टैंड लिया कि हम नहीं जाएंगे। एंड दे टोल्ड अस कि मैम सर ऐसा ऐसा हो गया, एंड दे चोज टू स्टे विद अस। फिर वो जो 5 लोग थे, हमने सोचा कि अब क्या करें, तो हमने एक बहुत छोटा सा ऑफिस लिया। वो तो हमको छोड़ना पड़ा बिकॉज ऑफ ये सब रीजन, हम रेंट भी नहीं दे सकते थे। तो हम लोगों ने एक छोटा सा ऑफिस लिया एंड वहां पर हमने सोचा कि यार रीस्टार्ट करते हैं। और वो रीस्टार्ट की हिम्मत, मैं आपको सच बता रही हूँ, वो रीस्टार्ट का करेज इसलिए आया क्योंकि वो 5 लोग मान गए थे कि भाई हमें ये दोनों सही लगते हैं, ये हमें नहीं लगता कि हमें ये स्टेप लेना चाहिए, कि एथिकली सही नहीं है, एंड दे चोज टू स्टे विद अस, वो 5 लोग, ठीक है। फिर ठीक है, अभी भी टचवुड 4 लोग आज भी हैं हमारे उस फाउंडिंग टीम में। इट्स बीन मोर देन 6 years एंड वो आज भी हमारे साथ है, मोर देन 5 years, एंड वो आज भी हमारे साथ है। एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर देम एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर वॉट एवर हैपेंड। जो वो अच्छे के लिए हुआ, उसका रीज़न ये था कि अगर वो बंदा हमें धोखा नहीं देता, मुझे कभी समझ नहीं आता कि मुझे टेक कंपनी नहीं, मुझे मार्केटिंग कंपनी बनानी है। बिकॉज मेरी मार्केटिंग अच्छी है, मेरा टेक अच्छा नहीं है। मैंने टेक के लिए उस बंदे पे भरोसा किया, मैं वही कर, चाहे मैं वेबसाइट ही बनाती रहती और मेरा लाइफ में कुछ नहीं होता। मुझे समझ ही ये बाद में आया कि मुझे कंटेंट करना है, मुझे मार्केटिंग करनी है, बिकॉज दैट्स व्हाट आई एस इन। एंड वो गया और इट टुक ऑलमोस्ट 2 years वो डेट पूरा रिकवर करने में, नॉट 2, 1.5 years, समवेयर अराउंड 1.5 year। वो 1.5 साल हमने सिर्फ वो डेट क्लियर किया एंड सबने उतने पैसे लिए जितने सबको घर में जरूरत थी, बस इनफैक्ट उस टीम ने भी, ठीक है। और फिर जब वो डेट क्लियर हुआ, उसके बाद वी स्टार्टेड अर्निंग, प्रॉफिटेबिलिटी एंड ऑल दोस थिंग्स। उस चीज़ पर हम आगे बढ़े एंड टचवुड टुडे वी हैव अ कंपनी विद अ स्ट्रेंथ ऑफ मोर देन 80 एम्प्लॉइज एंड मतलब चीज़ें टचवुड, भगवान जी थैंक यू, सही है। तो आई थिंक ये जो पूरी जर्नी है, इसमें बहुत डिप्रेशन भी था। अरे रात को मुझे, ट्रस्ट मी, देयर वर टाइम्स आई वाज क्राइंग ऑल नाइट, मुझे नींद नहीं आती थी, मैं सिर्फ रोती थी। आई यूज्ड टू कॉल शिवम सर की, यार भाई सुन देख, अब क्या होगा। एंड ही यूज्ड टू काम मी डाउन कि अपन करेंगे, मिलके करेंगे ना। मतलब हाँ, वो बहुत हमेशा से सपोर्टिव थे। मेरे को फाउंडर थोड़े स्ट्रेंथ वाले थे, उनको ऐसा लगता था सब कर देंगे लोग मेरे। आई यूज्ड टू कॉल हिम कि यार देख सब हो जाएगा, ये हो गया वो हो गया। तो हाँ, बहुत डिप्रेसिंग टाइम था वो, भगवान जी कभी इसको ऐसा डिप्रेसिंग टाइम ना देखे, बट बहुत डिफिकल्ट था, ट्रस्ट भी बहुत डिफिकल्ट था। और आप कितना भी ज्ञान ले लो कि आपको पॉजिटिव रहना चाहिए, लाइफ में बहुत टाइम ऐसे होते हैं आप पॉजिटिव नहीं रह पाते। बट ये भी तो सच है कि बड़ी लड़ाइयाँ बड़े बिल्कुल, क्विट तो नहीं किया ना आप, ये देखो क्विट नहीं किया, यही एक बहुत बड़ी पॉजिटिविटी थी। मोस्टली क्विट कर देते हैं, क्विट नहीं किया देखो, ये अच्छी बात है। सो हाँ, क्विट नहीं करना चाहिए। अभी आगे का क्या प्लान है, आगे क्या करना है? आगे बहुत कुछ करना है।
बहुत सारे प्लान हैं जिसमें कंटेंट क्रिएशन में ही हमारे बहुत सारे प्लान हैं. उसके अलावा there are D2C brands we have already started and they are growing well. So there are a lot of things that we are working on and I'm looking forward to next 3 months जो क्वार्टर आ रहा है उसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जो मैं लेटर स्टेजेस में मैं भी शेयर करूँगी. आप टेकी गिग्स को भी लीड करती हैं. हाँ जी. उसके बारे में बताइए कुछ. ओके सो टेकी गिग्स ऑफ कोर्स एक प्लेटफॉर्म है जो डिजिटल मार्केटिंग एजुकेशन प्रोवाइड कराता है या आप बोल सकते हो डिजिटल एजुकेशन प्रोवाइड कराता है, राइट. तो टेकी गिग्स क्यों इम्पॉर्टेंट है या मेरा जो इसमें रोल है उसके बारे में आपको थोड़ा सा बताती हूँ. जैसे मैंने पहले भी बोला है कि कोई भी जगह, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कंपनी वहाँ के लोगों की वजह से चलती है या वहाँ के जो लोग हैं वही उसको बनाते हैं. कोई भी कंपनी है वो सिर्फ एक नाम है, वो नाम के पीछे जो लोग हैं वही उस कंपनी को बना रहे हैं या वही उनका एक्चुअल कंपनी इज नथिंग बट द पीपल इट हैज. एंड इन फैक्ट इट इज नॉट ओनली अबाउट द कंपनी. आप फैमिली भी ले लो, आप कोई सर्कल ले लो, वो लोग कैसे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो जगह कैसी है, वो कंपनी कैसी है, वो फैमिली कैसी है या व्हाटएवर. तो टेकी गिग्स में जो लोग हैं उनका विजन और मिशन एक दूसरे से कंप्लीटली अलाइन होता है. सो व्हेन आई से विजन एंड मिशन अलाइन होता है, उसका रीजन, उसके पीछे मैं क्या कहना चाह रही हूँ, यहाँ पे जितने भी मैंने भी रोहित सर, प्रमोद सर, सौरभ सर, इन सब से सीखा और मैं आगे बढ़ी. उसके बाद टेकी गिग्स के जो मेन लोग हैं, प्रमोद सर हैं, शुभम सर हैं जो लीड कर रहे हैं इसको पूरा, शिवम सर हैं. हम सबका एक ही विजन है, वो ये है कि हम डिजिटल एजुकेशन लोगों तक पहुँचाएँ, उनको अपग्रेड करें उनके डिजिटल स्किल्स में एंड विद द हेल्प ऑफ दैट एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करें. डेफिनेटली एक इंसान जो डिजिटली स्किल्ड है उसके पास बेटर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसके पास बेटर प्लेटफॉर्म्स हैं टू वर्क ऑन. आज हमारी मोस्टली जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो डिजिटली लिटरेट नहीं है, ठीक है. लेकिन अगर वो डिजिटली लिटरेट होगी तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें भी हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा मैन पावर की रिक्वायरमेंट होती है बट वो इसलिए आउट हो जाते हैं उस लीग से बिकॉज उनको वो आता नहीं है. तो डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू की स्किल्स लोगों में जेनरेट करना, उनको एजुकेट करना एंड उसके बेसिस पे उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, ये टेकी गिग्स का सबसे बड़ा मिशन है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक डिजिटल एजुकेशन पहुंचा पाएँ. एंड क्योंकि ये जो लोग हैं जो टेकी गिग्स के अंदर हैं, मैंने देखा है कि मोस्टली ऐसा होता है कि हाँ ठीक है पढ़ा दिया हो गया. यहाँ पर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं जिनको भी वो कोच कर रहे हैं कि यार उनका जो भी फ्यूचर बिल्डिंग है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन सब ने लिए, विच मेक्स इट वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म्स दैट in my opinion is there if someone wants to learn digital marketing or anything that is related to digital education. So I think टेकी गिग्स में मेरा रोल भी यही है कि मैं जितना मेरे एक्सपीरियंस से मैं जितना हेल्प कर सकती हूँ, मैंने लाइफ में जो भी चीज़ें करी हैं, बहुत ज़्यादा अचीव नहीं किया बट जितना भी करा है उसमें वो मैं जैसे भी कम्युनिकेट कर सकती हूँ वो मैं डेफिनेटली करूँगी. एंड बाकी जो लोग हैं जो लीड कर रहे हैं इसको, शिवम सर, प्रमोद सर, शुभम सर, आई थिंक वो काफ़ी अच्छा इसको बना रहे हैं एक ऐसी जगह जहाँ पे लोग सीखेंगे एंड अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए दे कैन अर्न अ लाइवलीहुड. आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, कई कंपनियां चलाती हैं और एंटरप्रेन्योरशिप को भी प्रमोट करती हैं. तो कभी सोचा कि जो इंडिया के विलेजेस हैं, गांव तक एंटरप्रेन्योरशिप को कैसे पहुंचाया जाए और स्पेशली वुमेन एंटरप्रेन्योर्स कैसे क्रिएट किए जाए? देखिए एंटरप्रेन्योरशिप मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा फैंटेसाइजिंग ज़्यादा बन चुका है कि एक इंसान को एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी इसलिए शुरू करनी है क्योंकि उसको वो आई एम द फाउंडर वाला कूल वाला एक क्रिएट करना है अमंग्स द पीयर्स, है ना. लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप टेक्स अ लॉट ऑफ थिंग्स, मतलब आपकी तरफ से आपको बहुत कुछ
सैक्रिफाइस इज अ रॉन्ग वर्ड, बट आपको बहुत कुछ देना पड़ता है अगर आप एक एंटरप्रेन्योरियल जर्नी पे हो, बिकॉज आपके ऊपर सिर्फ आपकी और आपकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, आपके ऊपर उन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है जिन्होंने आप पर भरोसा किया है ना। और वो जो भरोसा है, आप एक बार को खुद थोड़ा कम में चला लोगे, लेकिन आप वो भरोसा टूटने नहीं दे सकते, है ना। तो एंटरप्रेन्योरशिप मैं फिर से बोलूंगी कि ऐसा नहीं है कि यार इसलिए करनी है क्योंकि हमें बस हाँ ठीक है, ये बहुत फैंटेसाइजिंग लगता है, एक मनी मेकिंग पाथ लगता है, बट ये आप तभी कर सकते हो जब आपके अंदर वो हिम्मत है कि आप पीछे जो भी आप पे भरोसा कर रहे हैं, आप उनको अपने साथ आगे लेके चलने की हिम्मत करते हो, आप खुद से पहले उनको रखने की हिम्मत करते हो। ये सारी चीजें भी आती है एंटरप्रेन्योरशिप में। तो अगर मैं बात करूँ कि हम ये विलेजेस तक कैसे पहुंचा सकते हैं, डेफिनेटली पहुंचा सकते हैं। अगर आप अभी भी देखोगे तो बहुत सारे विलेजेस हैं जहाँ पे भाई इट इज नॉट अबाउट बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, स्टार्टअप, फाउंडर। वहाँ दुकानें चल रही हैं, वहाँ फार्मिंग हो रही है, वहाँ डेयरी है, वो सारी चीजें हैं। दिस इज अल्टीमेटली बीइंग एन एंटरप्रेन्योर। ये एंटरप्रेन्योरशिप ही है, वो खुद का काम कर रहे हैं, इसको एंटरप्रेन्योरशिप ही बोलते हैं। बस एक थोड़ा सा डायरेक्शन उनके आने वाली जेनरेशन को कि यार वो जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसको अपस्केल कैसे करनी है, ठीक है। वो हम, मुझे लगता है कि डिजिटल एजुकेशन के थ्रू हम वो चीज कर सकते हैं कि जो भी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी उनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स जिस पे चल रहे हैं, उसी को अगर अपस्केल करना है तो getting upskilled in digital education is important, and that is how on which path TechGigs is working। कि TechGigs यही प्रमोट कर रहा है कि हम वो डिजिटल एजुकेशन अगर लोगों तक पहुंचाएंगे, वो अपस्किल करेंगे अगर हम लोगों को, तो दे विल बी एबल टू अपस्किल देयर यू नो व्हाटएवर देयर पेरेंट्स आर डूइंग, या जहाँ पर भी वो रह रहे हैं। सेकेंड बात जो आपने करी वो आपने करी विमेन एंटरप्रेन्योर्स की। सो सी ऑनेस्टली लोगों को ऐसा लगता है कि यार हाँ तो क्या हो गया, तो लड़की है तो इसमें क्या बात हो गई, है ना। मतलब आई एम नॉट बीइंग फेमिनिस्ट और समथिंग लाइक दैट, बट लड़कों को ऐसा लगता है कि हाँ सेम ही तो है, मतलब अपॉर्चुनिटीज भी सेम है, सब कुछ है, पर ऐसा नहीं है, ठीक है। एक्चुअली ऐसा नहीं है। बहुत जगहों पे लड़कियां बहुत डरती हैं, और उनका जो डर है वो बहुत हद तक सही भी है, वो गलत नहीं है, ठीक है। अगर चलो एक नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं कि हाँ महीने में 3 दिन लड़कियां नहीं कर सकती उस पैशन के साथ शायद काम कि भाई कि पूरा जैसे नॉर्मली वो करती है ना। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है जिसको शायद ऐसे देखा जाता है कि अबे यार अब ये 2 दिन 4 दिन कम काम करेगी या व्हाटएवर, ठीक है। या अगर आप देखोगे तो एक विमेन को ऐसे देखा जाता है कि यार अच्छा अब प्रेगनेंसी है तो यार कंपनी ऐसे सोचते हैं कि चलो हटा देते हैं, उनकी जगह कोई मेल होता तो बेटर होता। मेल्स के पास डेफिनेटली बेटर पे मिलता उनको, नो मैटर द प्रोफेशन। मेल्स को बेटर सिक्योरिटी एज इन उनको मिलती नहीं है, बट वो खुद ही अपने आप में थोड़ा सिक्योर फील करते हैं। लड़कियां नहीं करती सिक्योर फील। रात को मैं भी 12 बजे काम से घर आती थी तो मेरे को भी डर लगता था, ठीक है, सबको लगता है। वो सारी चीजें एक जो थोड़ा एनवायरनमेंट ऐसा बना हुआ है कि होती है प्रॉब्लम, बट ऑन द कॉन्ट्ररी आई थिंक कि उन चीज़ों को फेस करके आगे बढ़ना भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी भी और हम सबकी। मतलब चाहे आप लड़के हो आप लड़की हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यार आप अगर आप किसी जगह पर हो, आपके साथ कोई लड़की है जो काम कर रही है, मुझे लगता है हर इंडिविजुअल को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि वो सेफ फील करे, वो सिक्योर फील करे। ये जब तक हम नहीं देंगे लड़कियों को, उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा काम करना, आगे बढ़ना किसी भी प्रोफेशन में। तो वो हम सबकी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम वो प्रोवाइड करें। जैसे हमारे समाज में कई बार ऐसा होता है कि अक्सर हमें ऐसी बातें परोसी गई हैं, ऐसी कहानियां देखी हैं, ऐसी कई फिल्में भी देखी हैं जब लड़की का होना एक अपशगुन है या लड़की के होने से माँ बाप खुश नहीं है, है ना। उनको ऐसा लगता है अरे
गलत चीज़ है ना, लड़का हो जाता ज़्यादा बेहतर रहता है ना। और मुझे तो एक ऐसा रियल किस्सा भी याद है कि मेरे गांव में एक अंकल आंटी हैं, उनके 6 लड़कियां हुई, मतलब एक करी उन्होंने कि दूसरा लड़का हो जाए, फिर दूसरी लड़की, फिर तीसरी लड़की, चौथी लड़की, पांचवी, छठी, और वो शायद 7वीं तक उन्होंने अटेम्प्ट्स किए, मतलब वेट कर रहे थे कि हाँ बॉय, कि वो लड़का हो जाए। बट ऐसी भी चीजें देखने को मिलती हैं। तो वहां पे जब आप एक लड़की हैं और आप समाज में नॉर्मल वो पैटर्न को कॉलेज, स्कूल और जॉब वाला ना फॉलो करके एक अपना स्टैंड लेती हैं, तो ऐसी चीजें जब हम देखते हैं तो इस चीज को जनरलाइज कैसे किया जा सकता है, और हम ये कैसे फील कराएं आज के पेरेंट्स को भी, और आज भी कई जगह कि लड़की हुई है तो दुखी ना हो, और उसको ऐसे ना ले कि लड़की हुई है, उसको माने कि हाँ ये लड़की भी वो कर सकती है जो लड़का है, तो उसके लिए क्या है? यार मुझे ऐसा लगता है कई बार कि ये जवाब देने के लिए मैं बहुत ही छोटी हूँ, मतलब मैंने अभी ऐसे कुछ स्टेप्स नहीं लिए लाइफ में जिसमें मैं इसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट हो सकती हूँ। फ्यूचर में ऑफकोर्स लूंगी, कोशिश कर रही हूँ, आगे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मैंने आपको अभी डिजिटल एजुकेशन वाला भी बताया, ठीक है। लेकिन अगेन ये किसी एक इंसान के करने से या किसी किसी एक इंसान को समझाने से या किसी एक के करने से नहीं होगा। अगेन ये हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये बहुत सारे लोगों को खुद समझकर करनी पड़ेगी, चाहे गांव में है या कहीं भी है। आपका भी उतना ही फर्ज बनता है जितना मेरा बनता है या जितना बाकी लोगों का बनता है। हम सबका वो फर्ज बनता है कि हम इस चीज में हेल्प करें कि उनको एक ओपन माइंडसेट, एक सेफ जगह दी जाए काम करने के लिए। तो लड़कियों को मैं यही चीज बोलूंगी कि यार देखो, डर लगता है सबको, ठीक है, मुझे भी बहुत लगता था। हमें यही सोचना चाहिए कि उस डर को हम बेस्ट वे से ओवरकम कैसे कर सकते हैं, जिसमें एक चीज जैसे जो मैं आपको बोलूंगी कि भाई सेल्फ डिफेंस आना चाहिए। हम ये चीज प्रमोट कर सकते हैं कि भाई सेल्फ डिफेंस आना चाहिए। वो होगा तो आप ऑटोमेटिकली थोड़ा बेटर कॉन्फिडेंट फील करते हो कि हाँ कोई भी आके कुछ भी एनीथिंग नहीं हो सकता है आपके साथ, यू कैन टेक योर ओन स्टैंड। तो ऐसी बहुत सारी चीजें करनी पड़ेगी। मुझे लगता है कोई एक दो चीजें करने से ही नहीं होगा। अभी यूपी में इलेक्शन थे 2022 में, और कांग्रेस से प्रियंका गांधी है, वो मैदान में उतरी इलेक्शन लड़ने, तो उन्होंने एक नारा दिया कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, और लड़कियों ने और औरतों ने इस नारे को हाथों हाथ लिया, मतलब उनको बहुत पसंद आया। तो मुझे ऐसा लगता है जब ऐसे कैंपेन ऐसी स्ट्रेटेजीज आती हैं तो वो एम्पावर करती हैं, मजबूत करती हैं कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, और वो फैसिनेटिंग भी लगता है। तो ऐसी चीजें शायद आते रहे टाइम पे तो पॉसिबल है कि हम पोजीशन को बेहतर करें। बस मुझे बस ये डर है कि ये बहुत ही टेम्पररी शॉर्ट टाइम तक चलता है। आप अब जैसे ये चीज थी कि लड़कियों लड़ सकती हूँ, है ना, जैसे आपको ये पता है, सोचो जब ये बोली गई थी तब उस टाइम पीरियड में इसने मतलब ये पीक पे थी कि और लड़कियां भर गई होंगे। व्हाट अबाउट आफ्टर 1 week has passed और मे बी 1 month has passed, 1 महीने बाद ये नहीं काम करेगा। 1 महीने बाद आपको रियलिटी फेस करनी है, और उस रियलिटी में अगर चीजें सही नहीं है तो आप इस चीज पर कैसे कंटिन्यू रख पाओगे? आप समझ रहे हो मेरी बात? तो ये छोटी मोटी चीज नहीं है, इतने बड़े देश में ये चीज आगे लेके जाना, एंड आई थिंक कलेक्टिवली ही ये सब हो सकता है। ये कैंपेन्स जो आपने बात बोली वो बिल्कुल सही है कि लगातार रन करेंगे ना तो बहुत, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आज सबके मुंह पे है ना, क्योंकि वो लगातार चला है वो एंड ट्रस्ट में उससे बहुत बेनिफिट हुआ है। उससे बहुत लोगों के अंदर ये वाली चीज आई है कि हाँ यार वी शुड नॉट किल अ बेबी गर्ल और फीटस ऑफ अ बेबी गर्ल, ये सब नहीं करना चाहिए। शहरों में देखोगे नहीं होता ये सब, पीछे हम गांव में जाएंगे अभी भी ये सब काफी होता है। राजस्थान हरियाणा में तो बहुत ज्यादा होता है। तो ये वाले जो कैंपेन्स बात है कि हरियाणा से रेस्टलेस लड़कियां ज्यादा निकलती हैं, उसके बावजूद उसके बाद भी होता है। तो ये लगातार चलाने पड़ेंगे, लगातार इन चीजों पे काम करना पड़ेगा। एंड ऐसा नहीं है इम्प्रूवमेंट नहीं आया, आप कंपेयर करो आज से 10 साल पीछे चले जाओ,
है, बहुत फर्क है, बहुत जगहों पे बहुत फर्क है। लड़कियां आगे आ रही हैं, वो बहुत चीजें कर रही हैं, पहले नहीं होता था ऐसा। बहुत बहुत इम्प्रूवमेंट है। मेरे को लगता है ये टाइम के साथ साथ और कुछ चीजें बहुत, मतलब कुछ चीजें टाइम लेती हैं होने में, तो आई थिंक ये भी थोड़ा टाइम लेगी। अच्छा, जैसे लड़के लड़कियां जब 20s में होते हैं, 20, 21, 22, 23, तो एक रील चल रही है आजकल की, रिलेशनशिप में आने की, प्यार करने की और करियर बनाने की सेम उम्र है, कैसे मैनेज करें? कुछ टिप्स, मतलब क्या इम्पोर्टेंट है और कैसे कर सकते हैं? अगर दोनों करने हैं तो, या एक करना है तो क्यों करना है, वो थोड़ा सा। यार इस पे देखो, मैं ऐसा बोलूंगी कि ये चीज, हाँ, मैनेज करना आसान है या आसान नहीं है की बात नहीं है। इट इज ऑल अबाउट कि आपको बहुत क्लियर रहना पड़ेगा विद अ लॉट ऑफ थिंग्स। आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा चीजों को। अगर आप प्रायोरिटाइज नहीं करोगे तो आप हमेशा फंस जाओगे, ठीक है। जैसे मुझे ये पता था कि यार अभी मेरे को करियर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग मोटिव था कि मेरी फैमिली वाज लुकिंग अप टू मी, कि यार हाँ, मतलब हमने पढ़ाया लिखा सब किया, तो मुझे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती थी कि यार ये तो सबसे पहले ये वाली चीज मुझे सही चाहिए। एंड रिलेशनशिप्स अगर अच्छे हों, अगर अंडरस्टैंडिंग हो, तो आप करियर और रिलेशनशिप भी साथ में चला सकते हो। लेकिन अगर वो अंडरस्टैंडिंग कंपैटिबिलिटी नहीं है, तो मुझे लगता है वो बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है आपके करियर से, है ना। एंड इट, चाहे करियर हो चाहे रिलेशनशिप हो, इट टेक्स टाइम टू बिल्ड इट। कोई भी एंड व्हेन आई से रिलेशनशिप, इट इज नॉट ओनली अबाउट लव मेकिंग, इट इज अबाउट एनी रिलेशन दैट यू हैव। आपके फ्रेंड्स हैं, आपको उन्हें भी टाइम देना है, आपको करियर को भी टाइम देना, आपको पेरेंट्स को भी टाइम देना, आपको सिबलिंग्स को भी टाइम देना, आपको व्हाटएवर द लव ऑफ योर लाइफ, उसको भी टाइम देना है, ठीक है। सब जगह सब चीजें टाइम डिमांड कर रही है ना। आपका करियर भी कर, आप इतनी जगहों पे एक साथ टाइम कैसे दोगे? आप नहीं दे पाओगे, कोई भी नहीं दे सकता। कहीं ना कहीं आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि आज क्या इम्पोर्टेंट है, अभी इंस्टेंटली क्या इम्पोर्टेंट है, और इस चीज़ को बैलेंस के साथ आपको मेंटेन करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ करियर में घुस जाओ या सिर्फ रिलेशनशिप में घुस जाओ, नहीं। लाइफ इज़ ऑल अबाउट बैलेंस, ऑल अबाउट बैलेंस। एंड वाई, मतलब एक चीज़ है जो मैंने किसी ने मुझसे शेयर की थी, एंड इट हैज़ बिन विद मी फॉर द पास्ट 3-4 ईयर्स। वो क्या थी, उन्होंने मुझे ये समझाया था कि देखो, आपकी जो लाइफ है ना, वो कुछ स्पेसिफिक सेट्स में डिवाइडेड है। वो स्पेसिफिक सेट्स क्या हैं? वन इज़ योर हेल्थ फर्स्ट, सेकंड इज़ योर करियर, ठीक है, थर्ड इज़ आपकी लर्निंग, ठीक है, जिसको आप स्टडीज़ बोल सकते हो या ग्रोथ, कुछ भी बोल सकते हो, एंड फोर्थ इज़ योर रिलेशनशिप्स। एंड रिलेशनशिप्स में सब कुछ आ जाता है। तो ये एक पाए है जो इन 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइडेड है। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि बाकी जो 3 क्वाड्रेंट्स हैं, उन तीनों में 2 ही चीज़ें इन्वॉल्व हैं, लेकिन जो 4th क्वाड्रेंट है उसमें 3 चीज़ें इन्वॉल्व हैं। कैसे? हेल्थ, ये 2 लोगों के हाथ में, एक आपके एक भगवान के, ठीक है। आप अच्छा खाओगे, अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। आप खाओ उल्टी सीधी बकवास चीज़ें, आपको उसके रिजल्ट दिखेंगे, ठीक है। समटाइम्स आप अच्छा खाते हो तो भी नहीं होती, बिकॉज देयर इज़ अ सुप्रीम पावर, है ना। बट 2 ही लोग इन्वॉल्व हैं, एक आप, एक ऊपर वाला। आप दूसरे पे जाओ, स्टडी या करियर, किसी पे भी आप चले जाओ, आप मेहनत करोगे, अच्छे रिजल्ट आएंगे। आप मेहनत नहीं करोगे, नहीं आएंगे, है ना। कई बार आप करोगे तो भी शायद नहीं आए, एंड टाइम लगे अगेन, बिकॉज एवरीथिंग इज नॉट इन योर हैंड्स, देयर इज अ सुप्रीम पावर। लेकिन जो 4th क्वाड्रेंट है हमारा, दैट इज रिलेशनशिप्स, इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट टू हैंडल। द रीजन बीइंग, इसमें सिर्फ आप और ऊपर वाला नहीं है, इसमें एक और जन है जिसके साथ रिलेशनशिप की बात हो रही है। चाहे वो पापा मम्मी हो, चाहे वो भाई बहन हो, चाहे वो मतलब जिससे आप प्यार, हस्बैंड वाइफ व्हाटएवर, स्पाउस हो या दोस्त हो, कोई भी हो, ठीक है। मैं मेरा 100% दे रही हूँ और भगवान भी मेरे साथ है, तो भी रिजल्ट पॉजिटिव आए ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि एक और ओपिनियन मैटर करता है। बाकी सब जगहों पे सिर्फ आप और
वो हो, इधर आप और वो तो हो, लेकिन एक और इंसान है. सो एवरीथिंग इज नॉट अंडर योर कंट्रोल, है ना. यहाँ पे तो थोड़ा आप ड्राइविंग सीट पे हो, यहाँ आप ड्राइविंग सीट पे नहीं हो. समटाइम्स आप ड्राइविंग सीट पे हो, समटाइम्स आप पैसेंजर सीट पे हो, और समटाइम्स आप गाड़ी के बाहर हो, समटाइम्स आप गाड़ी के पीछे वाली सीट पे हो. तो आप कहीं भी हो सकते हो, एंड इसमें सब कुछ आपके कंट्रोल में नहीं है. तो ये वाला क्वाड्रेंट थोड़ा डिफिकल्ट टू मैनेज मुझे पर्सनली लगता है. एंड इसको मैनेज करने का जो तरीका तो खैर नहीं बना है. देयर हैज़ टू बी म्यूचुअल कंसेंट. बट हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज़ है जिससे ये वाला क्वाड्रेंट थोड़ा सेटल्ड रह सकता है. तो आई विल से कि अच्छा खासा लव गुरु वाला ज्ञान दिया आपने. नहीं, लव गुरु आजकल रील्स में देखो तो अच्छे से बात होती है, खैर रिलेशनशिप्स एंड ऑल सब पे बात होती है. वो अच्छा है कि लोग उन चीज़ों को कन्वे कर पाते हैं जो चीज़ें शायद 1-to-1 में ही रह जाती हैं कभी कभी. किरण बेदी से भी अवार्ड मिला आपको? हाँ जी, हाँ. वो बेस्ट कंटेंट मार्केटिंग एजेंसी का अवार्ड मिला 2023. कैसा मोमेंट था? यार वो मोमेंट बहुत, मैं आपको बताऊं, वो मोमेंट ऐसा मोमेंट था जब मुझे अपनी पूरी लाइफ रिवाइंड हो रही थी. सब कुछ परेशानियाँ, दिक्कतें, अचीवमेंट्स, सब कुछ ठीक है. और मुझे ऐसा लग रहा था हाँ शायद यही वो दिन था जिसकी वजह से वो सारी चीज़ें निकली. फैमिली सपोर्टिव, यंगर ब्रदर सपोर्टिव, हमेशा. कभी मम्मी को लग रहा है ये सही जगह नहीं है जाने की, साथ जाना. ठीक है, मतलब टचवुड, मतलब मैं ये बोलूँगी सबको नहीं मिलता ये सब, है ना. मुझे मिला तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट था. मम्मी पापा को लग रहा है कि ये सही जगह नहीं है तो तू भी. एंड ही वॉज ऑलवेज स्टैंडिंग लाइक अ शील्ड विद मी दैट आई विल कम विद यू, है ना. तो अगेन बहुत सपोर्टिंग फ्रेंड्स में मैं बहुत ज़्यादा नाम नहीं लूँगी, बट 2-3 लोग हैं जो मेरे बहुत क्लोज हैं, जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे जब भी मैं परेशान थी, या आई वॉन्टेड समवन टू वेंट आउट ऑन, कि मैं फ़ोन करूं और वो मेरे सब सुन ले और मैं एक बार शांत हो जाऊं. चाहे वो करियर में हो, चाहे वो फैमिली में हो, जहाँ भी देयर आर पीपल, ऊपर नीचे चीज़ें तो होती रहती हैं. तो जो दोस्त हैं जिनसे मैं प्यार करती हूँ, उन सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, जिसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँची. तो वो सभी कुछ ही रिवाइंड हो रहा था जब वो उन्होंने अनाउंस किया, एंड आई वॉज वॉकिंग. एंड द बेस्ट पार्ट वॉज कि वो जो मैं आपको बता रही थी कि 4 लोग आज भी साथ हैं, वो भी मेरे साथ गए थे उस दिन. हम सब ने साथ में जाके स्टेज पे अवार्ड लिया, बिकॉज मेरे लिए वो अवार्ड मेरा नहीं था, वो अवार्ड था पूरी टीम जिन्होंने साथ में काम किया है. एंड उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट लोग उस दिन स्टेज पे थे. तो मेरे लिए वो एक बहुत ऐसा मोमेंट था कि उस दिन मुझे लगा कि हाँ कुछ किया है लाइफ में, मतलब थोड़ा बहुत ही सही, बट हाँ कुछ किया. तो एंड शी इज़ अ वेरी इंस्पिरेशनल लेडी. वो बहुत फर्स्ट IPS ऑफ इंडिया. यस, फर्स्ट IPS ऑफ इंडिया. जब पुलिस में लड़की जाने का सोच भी नहीं सकती, उन्होंने वो चीज़ करी है. तो ऑफ कोर्स हैट्स ऑफ टू हर. एंड ये वो एक ऐसी चीज़ थी कि हाँ आई विल ऑलवेज कीप दैट एज अ वेरी क्लोज थिंग टू माई हार्ट. बहुत अच्छा रहा. और बस हाँ, मैं तो अगेन ये बोलती हूँ कि भगवान जी बनाए रखना, क्योंकि ठीक है चलती रहती है. हाँ ऐसे दोस्तों का बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा है आपकी लाइफ. बहुत सारे नहीं, 1-2 लोग ही, 2-3 बस, बहुत ज़्यादा. क्योंकि मेरी जर्नी में ज़्यादा लोग मेरे पार्ट थे नहीं उसमें. किसी ने सक्सेस के बाद ही मोस्टली ने देखा है मुझे. जो वो वाला स्ट्रगल पीरियड था वो 2-3 लोगों के साथ ही जिया है मैंने. तो हाँ, उन्होंने बहुत हेल्प की मुझे मेंटली स्टेबल रहने में. तो बातचीत सुन ली आपने, और सुन के आई होप मज़ा आया होगा. बहुत सारी चीज़ें कनेक्टिंग लगी होंगी और नहीं लगी है. एक चीज़ मैं बोलूँगी जाते जाते, क्योंकि हम क्लोज कर रहे हैं. तो पहली चीज़ तो ये बोलूँगी कि मज़ा आया बात करके हमसे. बहुत मज़ा आया. मुझे ऐसा लगता है, अच्छा तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं थोड़ी उस टाइप की रही हूँ कि अगर 2 लोग हैं जो एक दूसरे को टाइम दे रहे हैं, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो एक दूसरे से बहुत कुछ सीखें. कि उनको अगर कभी लग रहा है कि हाँ यार ये एक चीज़ थी जो शायद
ये पीओवी मेरा कभी नहीं था। तो ये जो पीओवी है गजेंद्र जी, जो Point of मुझे view. हाँ ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसके अकॉर्डिंग मैं ऐसा कहना चाहती हूँ कि लास्ट 2 घंटे में मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है। बहुत सारी ऐसी चीजें थी बस जहाँ आपसे सीखा है। आपने मुझे ये रियलाइज कराया कि यार हाँ मुझे इस जगह पर भी कुछ सोचना चाहिए, जिसमें मैंने आज तक शायद दिमाग नहीं लगाया, मैंने नहीं सोचा कि ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। बट आपने वो चीज़ मुझे रियलाइज कराई कि आप मुझे एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ये चीज़ करनी चाहिए। सो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। इट वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस Thank you very much. एंड यू आई थिंक यू वर अ वंडरफुल होस्ट। तो बहुत कुछ सीखने मुझे आपसे मिला है Thank you very much. एंड आई होप कि ऑडियंस को भी हमारी बिल्कुल, definitely. जो नहीं, कॉन्वर्जेशन है उससे मैं बहुत कुछ सिखा पाऊँ। एंड ऑफ कोर्स रिलेटेड टू एंटरप्रेन्योरशिप और हाउ डज फ्रीलांसिंग वर्क, या फिर कैसे चीज़ें बिल्ड हुई है ना। बहुत लोग बोलते हैं कि हार्ड वर्क से कुछ नहीं होता, आजकल स्मार्ट वर्क से होता है ना। ये वाली चीज़ें भी आपको बहुत Exactly. सुनने मिल रही होती है, हार्ड वर्क नहीं जी स्मार्ट वर्क करो। वो हार्ड वर्क वाले जो ये चीज़ बोल रहे हैं उनको खुद नहीं पता कि स्मार्ट वर्क होता क्या है। स्मार्ट वर्क इज नथिंग बट एन ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ डूइंग हार्ड वर्क। बस स्मार्ट वर्क खुद इटसेल्फ कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। अगर किसी ने थोड़ा ढंग से पढ़ाई करी है तो स्मार्ट जो है, ये जो स्मार्ट वर्ड है, ये बना है 5 शब्दों से। S स्मार्ट, S इज स्पेसिफिक, M इज मेजरेबल, A इज अचीवेबल, R इज रेलिवेंट एंड T इज टाइम बाउंड। इसका क्या मतलब है जी, आप जिस चीज पे हार्डवर्क कर रहे हो उसको आप स्मार्टली कैसे करोगे। पहला, वो चीज स्पेसिफिक होनी चाहिए। स्पेसिफिक मतलब फॉर एग्जांपल आपने मेरे को बोला जी डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है, तो पहले तो ये डिसाइड हुआ ना कि डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है, स्पेसिफिक हो गया। अब मैं डिजिटल मार्केटिंग सीखते सीखते मान लो घुस जाऊं किसी भी XYZ चीज के अंदर, मैं घुस गई ऑपरेशंस में या फिनेंस में, तो पहले तो मेरा स्मार्ट वर्क का वही ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया कि वो स्पेसिफिक ही नहीं रहा, S खत्म। दूसरा मेजरेबल, कि आपको क्या मतलब कितना करना है, वो कितना सीखना है या कौन सी चीज सीखनी है। मान लो मेरे को सेल्स करनी है, मैंने पहले डिसाइड किया मुझे सेल करनी है, अरे मुझे कितनी करनी है वो मेजरेबल होनी चाहिए। मेरे को जी बहुत सारी सेल करनी है, अरे बहुत सारी सेल क्या होती है, डिफाइन करो, 10 करनी है, 20 करनी है, 50 करनी है, मेजरेबल होना चाहिए, वो काउंटेबल होनी चाहिए वो चीज। ए इज अचीवेबल। तो अचीवेबल है, ऐसे ही आप बकवास नहीं कर सकते बैठ के। जैसे आप बोलो कोई भी इंसान उठ के बोलो यार मेरे को ना दिन में 10 पॉडकास्ट शूट करने हैं, हो सकता है कि ये पॉसिबल ही नहीं है, टाइम ही नहीं है, मतलब कैसे करोगे आप ये, तो ये अचीवेबल नहीं है। सो यू हैव टू थिंक कि क्या अचीवेबल है एंड उसी पे यू हैव टू वर्क। आर इज रेलिवेंट। रेलिवेंट मीन्स अगर मेरी मार्केटिंग कंपनी है तो मैं मार्केटिंग सीखूंगी ना जाके, ठीक है। मैं अगर फिनेंस सीख रही हूँ या मैं कुछ अलग ही लाइफ में सीख रही हूँ तो वो रेलिवेंट ही नहीं है विद व्हाट आई वांट टू डू। सो इट हैज टू बी रेलिवेंट विद व्हाट यू वांट टू डू। एंड टी इज टाइम बाउंड, व्हिच मीन्स आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको वो काम कितने टाइम में करना है, 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 1 महीना, 6 महीना। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि टाइम बाउंड कितना है। आप एक अचीवेबल, स्पेसिफिक, मेजरेबल, रेलिवेंट और टाइम बाउंड गोल अगर लोगे, दैट इज हाउ स्मार्ट वर्क वर्क्स, दैट इज हाउ हार्ड वर्क इज कन्वर्टेड टू स्मार्ट वर्क। देयर इज नथिंग कॉल्ड एज स्मार्ट वर्क। आप बेसिकली ये सारी चीज़ें करते हो, इनको एक प्लान्ड तरीके से बहुत सारे टूल्स यूज करके, ऑटोमेशन यूज करके इस चीज को आप इम्प्लीमेंट करते हो। तो दैट्स हाउ स्मार्ट वर्क वर्क। सो व्हेन इट कम्स टू सक्सेस, आई थिंक ये सारी चीजें थोड़ा प्लान करके चलना इम्पॉर्टेंट है, कंसिस्टेंसी इम्पॉर्टेंट है, बहुत सारी डेडिकेशन इम्पॉर्टेंट है, बहुत सारा टाइम डेडिकेशन इम्पॉर्टेंट है। ये सारी चीजें करने से आई थिंक हम सक्सेस की जर्नी पे लंबा चल पाते हैं, बिकॉज सक्सेस इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट इज अ जर्नी, दैट आई ऑलरेडी सेड। तो ये अगर हम करेंगे तो मुझे लगता है बहुत इजी होगा। एंड आप जब आप मुझसे बहुत सारे सवाल कर रहे थे तो तब मेरे को ये चीज लगी कि यार इनका ये पॉइंट ऑफ व्यू है जहाँ मैंने नहीं सोचा, और ये कितना इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए, मेरे मेंटल और इमोशनल वेलबींग के लिए। सो आई रियली थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर एंड बीइंग सच अ वंडरफुल होस्ट। आई थिंक ये कॉन्वर्सेशन is going to be one of the very close things that are going to be with me in my heart.
तो थैंक यू वेरी मच, योर फीडबैक मीन्स अ लॉट। और ये पेड नहीं है बिल्कुल, हमने कोई पैसे नहीं दिए। जो तारीफ है आपके होस्ट की वो सच्ची है, क्योंकि हम अच्छे हैं। बाकी मज़ा आया होगा आपको सुन के पक्का। और हाँ, अच्छा लगता है जब ऐसी बातें जाती हैं और हर इंसान एक दूसरे से सीखता है, और सीखते रहना भी चाहिए क्योंकि ज़रूरी है आगे बढ़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच।